अध्याय 176 राज्य, हथियार और युद्ध तकनीकें। बूढ़े आदमी ने एक उंगली उठाए और 2 कदम आगे बढ़ा। पहला सवाल, क्या आपने अपने भीतर के अंतर्मन के जीवों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है? सार्थक और बाकी लोग हैरान होकर बोले, ये कैसा सवाल है? हमने तो अपने आध्यात्मिक जीवों का अध्ययन किया ही है। बूढ़े बाई ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम जो कर रहे हो वह शोध नहीं है। जैसे रचित को ग्रेड्स या ड्रैगनफिश की क्षमताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जैसे रिनको को सोल बीस्ट स्पिरिट एनर्जी क्लैम का उपयोग करना नहीं आता, वैसे ही तुमने सोल बीस्ट्स की बुनियादी क्षमताओं में भी महारत हासिल नहीं की है, और तुम खुद को प्रतिभाशाली कहते हो। सार्थक और बाकी लोगों को खंडन करने का मौका दिए बिना बूढ़े ने आगे कहा, अंदाजा लगाओ क्या होगा जब तुम्हारी ताकत तो बढ़ेगी, लेकिन समुद्री राक्षस भी ज्यादा चालाक हो जाएंगे। क्या तुम तब भी मछली पकड़ पाओगे? मछली पकड़ना और भी मुश्किल होता जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि एक मछुआरे के लिए सच्चा रास्ता कहाँ है? इस बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी ने भी इस मुद्दे पर गौर नहीं किया था। आखिर मछलियां तो सीधी सादी होती हैं, उन्हें पकड़ने के लिए बस चारा डालना होता है। श्याम, मछली पकड़ने के अलावा और क्या विकल्प है? बूढ़ा बाई, हे, तुम हाथों से मछली पकड़ रहे हो और ज्यादातर साधारण राक्षसी मछलियां ही पकड़ रहे हो। लेकिन कुछ लोग बिना किसी चारे के बस अपनी लाइन फेंकते हैं और 100 मील दूर से ही सुनहरी मछलियां पकड़ लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है वे ऐसा कैसे करते हैं? सार्थक और बाकी लोग चौंक गए। क्या आप खनिजों के लिए मछली पकड़ सकते हैं? आप उन्हें कैसे पकड़ते हैं? वे तो जीवित भी नहीं हैं। बूढ़ा बाई, मैं तुम्हें ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम इस बारे में सोचो। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, तीसरा सवाल यह है कि क्या आपने कभी सोचा है कि एक कुशल मछुआरे को अपना कौशल विकसित करने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? शांतनु, क्या मत्स्य पालन में महारत हासिल करने का अर्थ है कि व्यक्ति साधकों की श्रेणी में प्रवेश कर गया है? रिंकू, बिल्कुल सही। एक बार जब आप एंग्ल क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो आप युद्ध कौशल, उच्च स्तरीय तकनीकें और यहां तक कि गुप्त तकनीकें भी विकसित कर सकते हैं। बूढ़े बाई ने अपनी दाढ़ी खींचते हुए व्यंग्यपूर्वक कहा, मछली पकड़ने वाले उस्ताद कुछ भी नहीं होते। शिक्षक वैन रेन, आप उन्हें ये समझाएं। विनीता मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, क्या आप जानते हैं कि इससे पहले आपको ग्रैंड मास्टर और इंग्लर से ऊपर के अन्य लोगों के बारे में पता ही क्यों नहीं था? शायद आपने कभी कभार फ्लोट एंग्लर, डाइव एंग्लर या ऐसे ही कुछ नामों के बारे में सुना होगा, लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि आपका ज्ञान ही आपके स्तर को निर्धारित करता है। विनीता का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसने कहा, मछुआरे और मछली पकड़ने वाले इस दुनिया के सबसे निचले पायदान पर हैं। उन्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस अपना पूरा जीवन मछली पकड़ने में बिताना है। मछली पकड़ने वाले से ऊपर कौशल के विभिन्न स्तर हैं, ग्रैंड एंग्लर, एंग्लर, सस्पेंडेड एंग्लर, सबमर्ज्ड एंग्लर, एनफोर्सर, एक्सप्लोरर इत्यादि। इनसे भी ऊपर शक्तिशाली वेनेरेबल स्तर के विशेषज्ञ होते हैं। श्याम, इसे इस तरह क्यों विभाजित किया गया है? विनीता, ग्रैंड मास्टर एंग्लर बनना महज एक संक्रमणकालीन अवस्था है, साधना के मार्ग में वास्तविक प्रवेश नहीं। एंग्लर बनकर ही कोई मछली पकड़ने की साधना के मार्ग पर सही मायने में चल सकता है। और एंग्लर होने का मतलब सिर्फ राक्षसी मछलियां पकड़ना नहीं है। जब आपकी शक्ति उस स्तर तक पहुंच जाएगी, तब आप स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे। जहां तक सस्पेंडेड एंग्लर्स की बात है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उनमें से कुछ हवा में स्थिर खड़े हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपके गांव में आए देवदूतों की प्रतिभा जागृत होने पर उनके पीठ पर पंख थे, कुछ सस्पेंडेड एंग्लर्स थे और कुछ सबमर्ज्ड एंग्लर्स। विनीता के काफी देर तक बोलने के बाद सार्थक ने ये कहकर अपनी बात समाप्त की, फिशिंग मास्टर, ग्रैंड फिशिंग मास्टर, मछली पकड़ने के अभ्यासकर्ताओं में सबसे निचला स्तर, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य छात्रों और मछुआरों को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मछुआरा, मुझे अभी अभी मछली पकड़ने का असली मतलब पता चला है। निलंबित मछुआरा, उनमें आकाश और समुद्र तक जाने की क्षमता तो है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी है और उनकी ताकत न तो अच्छी है और न ही बुरी, और वे मछली पकड़ने के सार को पार करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। गोताखोर, आकाश में साहसिक यात्रा करने और समुद्र में गोता लगाने, खंडहरों की खोज करने, खजाने की खुदाई करने और रहस्यमय समुद्री संसाधनों की तलाश करने में वास्तव में निपुण, वे ज्ञात समुद्री क्षेत्रों की खोज में मुख्य भूमिका निभाते हैं। एनफोर्सर, ये तो कमाल है। वे शक्तिशाली हैं और आमतौर पर नेता होते हैं। विनीता ने यह नहीं बताया कि वे किस तरह के रहस्यमय नेता थे, और किसी और को भी इसके बारे में पता नहीं था। खोजकर्ता, सबसे रहस्यमय, उनके लिए ज्ञात समुद्र अब पर्याप्त नहीं है।
वे रोमांच और खतरों से भरे अज्ञात महासागरों की खोज करेंगे। ये दूसरों के लिए अज्ञात है, वहां सब कुछ रहस्यमय है। केवल खोजकर्ता के स्तर तक पहुंचने वाले ही वहां जाने के योग्य हैं। उससे भी ऊपर, आदरणीय स्तर पर, विनीता ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। स्पष्टतः वह पद उससे काफी दूर प्रतीत होता था। इसलिए ये सुनने के बाद सभी के मन में सबसे पहला विचार उन अप्राप्य क्षेत्रों के बारे में नहीं आया, बल्कि यह पूछने का आया, मत्स्य पालन किस प्रकार का साधना मार्ग है। सार्थक और उसके साथियों की ओर जकूजी की एक थैली उछाली गई। जब उन्होंने उसे खोला तो उस पर 3 जानकारियां लिखी हुई मिली। सबसे पहले, आध्यात्मिक जीवों के व्यवहारिक अनुप्रयोग का अन्वेषण करें। दूसरा, मछली पकड़ने का सही अर्थ समझें। तीसरे बिंदु में तीसरा शब्द के अलावा और कुछ नहीं लिखा था, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। विनीता ने वंश के हाथ में मौजूद थैली की ओर इशारा करते हुए कहा, जब तुम्हें छठी थैली मिल जाएगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चला तो स्नातक हो जाओ। इससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है, और जान भी लोगे तो वह सिर्फ नुकसानदेह और बेकार ही होगा। तुम मछली पकड़ने वाले साधकों के बीच सिर्फ बलि का बकरा बन जाओगे। इस क्षण सभी के मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। इससे पहले किसी ने भी उन्हें ये बातें नहीं बताई थीं। यहां तक कि गांव के मुखिया को भी समझ नहीं आया, वे और किससे पूछते। अब जब उन्होंने विभिन्न लोगों के रहस्य सुन लिए थे तो वे उत्साहित क्यों न होते। सबकी नजर में उस बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए प्रत्येक लोक तक यूं ही नहीं पहुंचा जा सकता था, और केवल मछुआरे के स्तर तक पहुंचने के बाद ही साधना जगत के पहले रहस्य का पता चलता था, और ये तो बस पहला रहस्य था। सार्थक ने अचानक पूछा, गुरुजी, क्या आप हमें हथियारों के बारे में समझा सकते हैं? मैंने सुना है कि लिंगलोंग पैगोडा में जादुई खजाने और आध्यात्मिक कलाकृतियां हैं, लेकिन मैंने किसी को भी उनका उपयोग करते हुए क्यों नहीं देखा। विनीता ने उपहास करते हुए कहा, क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? सार्थक, अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो आप कुछ खरीद सकते हैं। फुफकार। विनीता और वंश के चेहरे पीले पड़ गए। कुछ खरीद सकते हैं का क्या मतलब है? विनीता, क्या आप जानते हैं कि एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार या लाखों रुपये कीमत का एक मध्यम श्रेणी का मोती भी आपकी मछली ड्रैगन गैंग के लिए खरीदने योग्य है? सार्थक, कम से कम अगर भविष्य में कभी ऐसी स्थिति आती है तो हमें पता तो रहेगा। विनीता ने बेबसी से सिर हिलाया। जादुई हथियार असल में कोई खास चीज नहीं है, वे साधारण हथियारों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। उच्च श्रेणी और सर्वोच्च श्रेणी के जादुई हथियार भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। उदाहरण के लिए, आपके स्तर का एक ग्रैंड मास्टर ऑफ फिशिंग जादुई हथियार का इस्तेमाल करते हुए शायद आपकी सुरक्षा को भेद सके। अगर विरोधी उच्च स्तर का या शिखर ग्रैंड मास्टर ऑफ फिशिंग है तो वह जादुई हथियार से शायद ही आपको भेद पाए। फुफकार। सभी लोग हैरानी से दंग रह गए। सार्थक को भेदना, ये तो मजाक है। रचित की आंखें चमक उठी। मैं कुछ जादुई कलाकृतियां कैसे प्राप्त कर सकता हूं? सार्थक, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो ताकि मैं 2 जादुई खंजर खरीद सकूं? सार्थक ने आंखें घुमाईं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चाकू मारने के लिए पैसे उधार दूं? ऐसा सोचना भी मत। मेरे पास पैसे नहीं है। फक फक करना। सार्थक, जादुई कलाकृति का क्या हुआ? विनीता ने सार्थक को परखते हुए कहा, एक जादुई वस्तु तुम्हें आसानी से भेद सकती है। इसके अलावा जादुई वस्तुओं में चेतना होती है, वे अपने स्वामी को पहचानती हैं। स्वामी सैकड़ों मील दूर से भी अपनी जादुई वस्तु के अस्तित्व को महसूस कर सकता है। जब तक जादुई वस्तु और उसके स्वामी के बीच का संबंध टूट न जाए, जैसे कि किसी छोटे से स्थान में, जैसे कि समुद्र को निगलने वाले शंख में। सार्थक ने आगे पूछा, और उस आध्यात्मिक कलाकृति के बारे में क्या? विनीता ने चिढ़कर कहा, क्या तुम्हारा काम हो गया? इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर दिव्य हथियार और दुर्लभ खजाने हैं। बहुत कम लोगों ने ही उन्हें देखा है। सार्थक हंसा और अपने अब पिचके हुए पेट को खुजलाया। तो मेरे पास जो 3 जादुई खजाने हैं वे पहले से ही काफी शक्तिशाली हैं। नहीं, मुझे आध्यात्मिक हथियार प्राप्त करने का तरीका सोचना होगा। यही जीवित रहने का सच्चा तरीका है। सार्थक के रुक जाने पर विनीता ने आगे कहा, सामान्यतः जब आप मछुआरे के स्तर पर होते हैं तो आपको बहुत कम युद्ध तकनीकें और हथियार देखने को मिलते हैं। यहां तक कि मास्टर एंगलर स्तर पर भी आपको आमतौर पर कुछ निम्न स्तरीय युद्ध तकनीकें ही दिखाई देती हैं। लेकिन जब आप ग्रैंड मास्टर एंगलर स्तर पर पहुंचते हैं तो आपको हमारी ठग अकादमी की वास्तविक गहराई का पता चलता है। अनगिनत साधना विधियां, सबसे शक्तिशाली विधियां स्वर्गीय स्तर तक पहुंच सकती हैं, जो अन्य 3 अकादमियां नहीं कर सकती।
इसके बाद विनीता ने गंभीर भाव से कहा, इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि युद्ध कौशल पर बहुत अधिक भरोसा न करें। युद्ध कौशल केवल युद्ध का एक साधन मात्र है। युद्ध में परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं और कभी कभी निम्न स्तर के युद्ध कौशल का उपयोग करने का प्रभाव उच्च स्तर के युद्ध कौशल के उपयोग से कमतर नहीं होता है। हर किसी के अपने विचार और राय होती है, लेकिन कौन नहीं चाहता कि उसे सबसे अच्छा मिले। श्याम, नश्वर स्तर, गहन स्तर, आध्यात्मिक स्तर, दानव स्तर, स्वर्ग स्तर। और फिर क्या? विनीता, उसके बाद आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है। शायद आपको भी अपने अवसर मिले। स्वर्गीय स्तर से ऊपर आदरणीय स्तर होता है, लेकिन ये बहुत कम ही मिलता है। शहर में भी अधिकांश प्रतिभाशाली लोग ज्यादा से ज्यादा स्वर्गीय स्तर की युद्ध कला सीख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा वे आदरणीय स्तर तक ही पहुंच सकते हैं। वास्तव में किसी शहर में आदरणीय स्तर की युद्ध कला वाला एक भी प्रतिभाशाली व्यक्ति शायद ही पैदा होता हो। सार्थक ने गहरी सांस ली। आदरणीय स्तर पर इतने कम लोग। सार्थक को अचानक एहसास हुआ, लगता है कि अमर शरीर पहले से ही आदरणीय स्तर पर है। केवल इस निष्कर्ष के लिए ही 100 मिलियन आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि वह वास्तव में इसका अनुमान लगाने का प्रयास करे तो वह किस स्तर पर पहुंचेगा? सार्थक, शिक्षक जी, क्या प्रत्येक स्तर के भीतर भी ग्रेड के आधार पर भेद होते हैं? विनीता ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, केवल 3 ही श्रेणियां हैं, उच्च, मध्य और निम्न, साथ ही एक शीर्ष श्रेणी। सार्थक का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या सबसे ऊंचा ग्रेड ही सबसे अच्छा होता है? विनीता सिर हिलाने ही वाली थी कि बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, ये सच नहीं है। अफवाह है कि सर्वोच्च श्रेणी से ऊपर एक दिव्य श्रेणी होती है, लेकिन हमने कभी ऐसी कोई श्रेणी नहीं देखी। अगर हमने ऐसी कोई श्रेणी नहीं देखी है तो सैद्धांतिक रूप से ये शहर में मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर यह मौजूद भी है तो इसे रखने वाले मुट्ठी भर लोग ही होंगे। अध्याय 177 अपहरण। सार्थक बेहद उत्साहित था। आज ही उसे लोक, युद्ध कौशल और हथियारों के बीच का संबंध पूरी तरह समझ में आया था। उसे ये भी समझ में आया कि श्याम, रचित और अन्य सभी आध्यात्मिक शक्ति और आत्मा पशु शक्ति में समान रूप से शक्तिशाली होने के बावजूद वह सबसे शक्तिशाली योद्धा क्यों था। इसका कारण सीधा सा था, उसका युद्ध कौशल असाधारण रूप से मजबूत था। बूढ़े भाई दाओ, साधना जगत के बारे में जानकारी केवल आपकी समझ को बढ़ाने के लिए है। हालांकि आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें आपकी पहुंच से बाहर हैं। ठीक है, चलिए उन 3 सवालों पर वापस आते हैं। मुझे लगता है कि आप एंग्लर बनने की शुरुआत को समझ चुके हैं। एंग्लर बनने से पहले आप सब केवल बलि का बकरा हैं। जब तक आप सबसे शक्तिशाली महान एंग्लर बनकर एंग्लर नहीं बन जाते, तब तक आप बलि का बकरा ही रहेंगे। पहले और दूसरे सवाल के लिए आपको खुद अध्ययन करना होगा। श्याम, प्रधान गुरुजी, लेकिन दूसरे प्रश्न के बारे में, यदि एंग्लर राक्षसी मछलियों का शिकार नहीं करता है तो वह किस चीज का शिकार करता है? बूढ़ा बाय, ऐसा नहीं है कि हम राक्षसी मछलियों का शिकार नहीं करते, लेकिन क्या आप राक्षसी मछलियों के अलावा कुछ और नहीं पकड़ सकते? अनंत सागर खजानों से भरा पड़ा है। आप खजानों की तलाश भी नहीं करते, बस हर दिन मछली पकड़ते हैं। खाने के लिए क्या पकड़ते हैं? बूढ़े बाई ने उन्हें अवाक होकर देखा। वह पहले ही इतनी मेहनत कर चुके थे, फिर भी वे बात क्यों नहीं समझ पा रहे थे। बूढ़ा बाईची जल्दी से चला गया। विनीता ने एक अजीब सी मुस्कान दी और फिर वह भी चली गई। वंश ने आह भरी और समूह की ओर देखते हुए कहा, उस समय मैं भी तुम्हारी ही तरह सोचता था कि मछली पकड़ना बस विशालकाय मछलियां पकड़ने के बारे में है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर समुद्र में कोई ऐसी जगह हो जहां आध्यात्मिक ऊर्जा असामान्य रूप से प्रचुर मात्रा में हो, तो तुम क्या करोगे? रिंकू ने तुरंत जवाब दिया, जरूर कुछ अच्छा होगा। हम उसे खोजने के लिए नीचे कूदेंगे। वंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चुप रहो। श्याम ने असमंजस में पूछा, क्या मछली पकड़ना मुश्किल है? उद्धरण चिन्ह। वंश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम बस मछली नहीं पकड़ सकते? क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई मछली इतनी बेवकूफ होगी कि तुम्हारे तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में कदम रखते ही तुम्हारे कांटे ले लेगी? सार्थक को 6 डोर स्टारफिश की याद आ गई। वह आदमी बेहद चालाक था। जब उसे सार्थक से कुछ चाहिए होता तो वह उसे खूब फायदे देता। जैसे ही सार्थक रिहा होता, वह पलक झपकते ही गायब हो जाता। वह सचमुच एक बदमाश था। सार्थक सोचने लगा, तो अंत में बात यह नहीं है कि हम वास्तव में मछली पकड़ रहे हैं, बल्कि हम किसी भी चीज के लिए मछली पकड़ रहे हैं। हम राक्षसी मछलियां पकड़ सकते हैं, हम खजाने पकड़ सकते हैं।
मूल रूप से हम कोई भी अच्छी चीज पकड़ सकते हैं। वंश, सपने देखते रहो, पहले कौशल हासिल कर लो। मैं तुम्हारे साधना तरीकों के बारे में नहीं बताऊंगा, हर किसी को अपने अपने अवसर मिलते हैं। हालांकि साधना के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन परिणाम एक ही होता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम सच्ची आत्मा को पकड़ने की तकनीक का अभ्यास करते हो, तो तुम्हें अभी जल नियंत्रण सीखना चाहिए, जिसके लिए जल प्रवाह की गति और आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति के अनुसार मछली पकड़ना आवश्यक है। मुझे तुम्हें ये सिखाने की जरूरत नहीं है, बस खुद ही कोशिश करो। सभी लोग अचंभित रह गए। रचित, शिक्षक, क्या अब हम समुद्र में जा सकते हैं? वंश, नहीं तो यहाँ रुकने का क्या मतलब? क्या तुम अब भी अखाड़े में लड़ना चाहते हो? लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि दाव यहाँ क्यों आया है। वह तुम्हारे लिए राक्षसी मछलियों को पकड़ने नहीं आया है, बल्कि तुम्हारे लिए अपने भीतर के आत्मिक जीव का गहन अध्ययन करने आया है, और साथ ही ये देखने आया है कि क्या तुम मछली पकड़ने का सही अर्थ समझ सकते हो। बहुत खूब। हाँ, आखिरकार हम समुद्र में जा सकते हैं। रचित बेहद खुश हुआ। क्या हम अब चलें? श्याम की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। जल्दी नहीं है। देखते हैं कि हमें कुछ तैयारी करने की जरूरत है या नहीं। शांतनु, मुझे एक दिन चाहिए। सार्थक, मुझे भी एक दिन चाहिए। रिंकू, तो मैं भी एक दिन की छुट्टी ले लूंगी। आप सबके पास करने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास नहीं। मैंने तो पूरे दिन गर्मागर्म सूप खाने का फैसला किया है। रचित ने रिंकू की तरफ आंखें घुमाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि तुम वापस नहीं आओगे। रिंकू ने होठों को चटकाते हुए कहा, यह अलग बात है। वापस आने पर खाना खाना, वापस आने पर खाना खाना होता है, और जाते समय खाना खाना, जाते समय खाना खाना होता है। रचित अवाक रह गया। फूडी। उस शाम रिंकू एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट में गई। रचित शाम को अपने साथ खींचकर ले गया। वे पूरा दिन खरीदारी करने के लिए तैयार थे। सार्थक एक गुफा में बंद है और दाव किसी चीज के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। शांतनु रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और अपने साथ कई हजार मध्यम श्रेणी के मोती ले गया। ... फर्स्ट अकेडमी, जिसे एजियोर ओशन अकेडमी के नाम से भी जाना जाता है, अमृता और वीरेंद्र प्रताप का घर है। फिलहाल अमृता वीरेंद्र प्रताप को अपना अभ्यास साथी बना रही है। उसने शिकारी बनने का फैसला किया है। दादा वीरेंद्र प्रताप, अमृता, क्यों ना हम युद्ध आत्मा स्वामी बन जाएं? इस भूमिका के लिए तुम्हारी प्रतिभा एकदम उपयुक्त है। अमृता, नहीं, मैं शिकारी बनना चाहती हूँ। अमृता के सभी हमले विफल रहे। वीरेंद्र प्रताप ने उन्हें पूरी तरह से रोक दिया। हालांकि वीरेंद्र प्रताप भी हैरान थे। उनकी प्रतिभा अमृता से कहीं अधिक होनी चाहिए थी, तो अमृता इतनी शक्तिशाली क्यों थी? एक लड़की की सामान्य शक्ति से कहीं अधिक। अमृता को जब बहुत पसीना आ रहा था, तभी एक लड़की दौड़कर आए और बोली, लिटिल फिश, फोर्थ अकेडमी का सार्थक तुम्हें ढूंढ रहा है। लगता है बाहर हमारे स्कूल के कुछ लोगों से उसका झगड़ा हो गया है। अमृता, हूँ। अमृता उछलकर बोली, मैं नहाने जा रही हूँ। वीरेंद्र प्रताप, आपको नहाने की क्या जरूरत है? आप 4 साल से सहपाठी हैं, कौन किसे पहले नहीं देखा है? अमृता ने चिढ़कर कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ... फर्स्ट अकेडमी का प्रवेश द्वार। लोगों के एक समूह ने सार्थक को घेर लिया। किसी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, सार्थक, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुमने हमारी पहली अकादमी को हराया और अब तुम आकर हमें उकसाना चाहते हो। सार्थक, खुद को इतना बड़ा मत समझो, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। उस आदमी ने गुस्से से जवाब दिया, बकवास। कल रात शांतनु भी किसी को ढूंढते हुए आया था, और फिर उसने फर्स्ट अकेडमी से हु केरेन का अपहरण कर लिया। अब तुम फिर से किसी को ढूंढ रहे हो। किसका अपहरण करने जा रहे हो? सार्थक अवाक रह गया। क्या आप कह रहे हैं कि शांतनु यहाँ आया था और उसने किसी का अपहरण भी कर लिया? घटना याद आते ही सार्थक ने तुरंत अपनी जांघ पर हाथ मारा। कमीने, ये आदमी सचमुच उस लड़की को ढूंढने आया था। क्या ये पागल है? सार्थक ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मैं उससे अलग हूँ। मैं लोगों का अपहरण नहीं करता। मैं अमृता को ढूंढ रहा हूँ। इन शब्दों ने दर्जनों लोगों को क्रोधित कर दिया। क्या इसे ही अपहरण नहीं कहते? क्या अमृता हमारे स्कूल की ही लड़की नहीं है? और वो काफी सुंदर भी है। न सिर्फ लड़के उसका बहिष्कार कर रहे हैं, बल्कि कुछ लड़कियां भी उसके समर्थन में खुलकर बोल रही हैं। वह एक घटिया इंसान है। वह रचित को डेट कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे स्कूल की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। सार्थक का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। लड़की, तुम्हें अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
अमृता और मैं तियांशुई गांव में सहपाठी हैं। क्या मैं उससे किसी बात पर चर्चा नहीं कर सकता? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, हमारा पूरा स्कूल अब फोर्थ एकेडमी का बहिष्कार कर रहा है। एक लड़की ने बीच में कहा, हाँ, दंगाइयों का विरोध करो। लड़कों में से एक ने उपहास उड़ाते हुए कहा, बिल्कुल सही, हम तुम्हें एक ही समय में दोनों फायदे उठाने का मौका नहीं देंगे। सार्थक अवाक रह गया, तेरी बहन की ऐसी तैसी, अगर तूने एक शब्द भी कहा तो मैं तुझे मारूंगा। लड़के ने तुरंत अपनी कमर पर बंधी लंबी छुरी को पकड़ लिया। जैसा कि उम्मीद थी, उनके इरादे नेक नहीं हैं, वे मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं। सार्थक ने आंखें घुमाई, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हें पता चल गया है कि क्या चल रहा है। फर्स्ट एकेडमी का प्रदर्शन इतना खराब क्यों है? देखो, तुम लोग संस्कृति का कोई ध्यान नहीं रखते और लगातार इसका उसका बहिष्कार करते रहते हो। ये हद से ज्यादा हो रहा है, ये बहुत ही अहंकारपूर्ण है। लोगों का एक समूह आगे बढ़ा, लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने भी लड़ने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने ठग लीजेंड की लड़ाइयां देखी थीं, खासकर सार्थक की, जिसने एक ही थप्पड़ से सिकंदर को लगभग मार ही डाला था। वे लड़ाई में जीत नहीं सकते थे, इसलिए वे केवल गाली गलौज ही कर सकते थे। रास्ते से हट जाओ, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन अमृताची भीड़ से एक तेज आवाज के साथ बाहर निकली। लड़कियों में से एक दाओ ने कहा, अमृता, हम फोर्थ एकेडमी के दुश्मन हैं, इसलिए तुम जाकर उनकी मदद मत करो। एक लड़की अमृता को एक तरफ खींचकर बोली, हाँ, वो तो दोनों तरफ से फायदा उठाना चाहता है। लड़के तो मीठी मीठी बातें करने में माहिर होते हैं। कल रात वो केरेन को शांतनु ने बहला फुसलाकर बाहर भेज दिया और वो रात भर घर नहीं लौटी। आज सार्थक आ गया। अमृता, अरे बाप रे! क्या सार्थक और मैं अच्छे दोस्त हैं, हम सहपाठी हैं। अमृता ने लड़की का हाथ छुड़ाया और सार्थक की ओर दौड़ी। क्या हुआ? अचानक तुम्हें मेरी तलाश करने का ख्याल क्यों आया? सार्थक, चलो मेरे पीछे आओ। उनके पीछे फर्स्ट एकेडमी के लड़के लड़कियों का एक समूह खुद को कोस रहा था। वे प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ थे। वे असहाय होकर देखते रह गए जब सार्थक ने अमृता का अपहरण कर लिया। एक लड़की ने सुझाव दिया, अगर वे हमारे स्कूल में आकर छात्रों का अपहरण कर सकते हैं, तो क्या हम ठग अकादमी में जाकर छात्रों का अपहरण नहीं कर सकते? कौन सा लड़का वहां जाना चाहेगा? पास ही में कई लड़के एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। अरे, मुझे लगता है कि हाल ही में मेरे कौशल में सुधार हुआ है, क्या हम अभ्यास करने चले? तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? मुझे भी लग रहा है। चलो अभ्यास करते हैं। खैर, मुझे लगता है कि मेरे स्टाफ कौशल अब मामूली उपलब्धि के स्तर तक पहुंचने वाले हैं। उसके बाद मैं चौथी अकादमी के लिए लक्ष्य रखूंगा। कई बेतुके बहाने बनाने के बाद दरवाजे पर केवल कुछ लड़कियां एक दूसरे को घूरती रह गईं। बीच रास्ते में ही लड़के बड़बड़ाने लगे, क्या तुम लोग वायलेंट सिकाडा और आइसबर्ग वाइट को लेने जा रही हो? क्या उन लड़कियों का दिमाग खराब हो गया है? रचित हद से ज्यादा हिंसक है और श्याम तो उससे भी बुरा है। वो बर्फ की तरह ठंडा है, बिल्कुल पहुंच से बाहर। एक पल के बाद एक सुनसान जगह। अमृता ने शर्माते हुए पूछा, सार्थक, तुम क्या चाहते हो? सार्थक का चेहरा गंभीर था। उसे पूर्वाभास हो गया था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी और सत्य की खोज का मार्ग भी सरल नहीं होगा। सार्थक, अमृता, मुझे तुमसे कुछ बातें कहनी हैं। अमृता को जब एहसास हुआ कि सार्थक मजाक नहीं कर रहा है, तो उसे घबराहट होने लगी। क्या कुछ हुआ है? सार्थक ने अपना सिर हिलाया। उसका इरादा उसे यह बताने का नहीं था। कुछ नहीं, मैं बस आपसे कुछ काम करवाने आया था। अमृता, सार्थक, सबसे पहले कृपया शरीर को मजबूत करने वाले अंशों के 108 अध्याय वीरेंद्र प्रताप और शीतल को भेजने में मेरी मदद करें। सार्थक हंसते हुए बोला, ऐसा तो नहीं है कि तुमने कोई जादुई युद्ध कौशल हासिल कर लिया हो। बस मुझे सिखा दो। दूसरी बात, अगर तुम जल्द ही गांव वापस जाओ तो मेरे लिए बागान का हालचाल ले आना और उनसे कहना कि वे बूढ़े जियान की सफाई में मदद करें। मैं शायद कुछ समय तक वापस नहीं आ पाऊंगा। अमृता ने चिंता से दाव से पूछा, सार्थक, क्या कुछ हुआ है? सार्थक ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझमें क्या खराबी हो सकती है? गुप्त प्रशिक्षण के कारण मुझे वापस जाने का समय ही नहीं मिला। अंततः कुछ झिझक के बाद सार्थक ने अमृता को एक जेड पर्ची दी। दाव ने गंभीर भाव से कहा, यदि एक दिन तुम जीवन में महान मछुआरे बनने की चाहत से संतुष्ट न रहो और तुम्हें लगे कि तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनना चाहिए, तो इस जेड पर्ची को देख लेना। अमृता ने इसे देखकर आश्चर्यचकित होकर तुरंत इसकी जांच करना चाहा, लेकिन जेड स्लिप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
सार्थक, तुम इसे अभी नहीं खोल सकते, लेकिन जब तुम एक महान मछुआरे बन जाओगे तब खोल पाओगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। 178 प्रस्थान, द्वितीय स्तर का मत्स्य पालन क्षेत्र। लीकोन बंदरगाह। सार्थक और उसके 5 साथी अपनी अपनी मछली पकड़ने वाली नावों पर सवार हुए और वंश को अलविदा कहा। बाकी लोगों के उड़ जाने के बाद बूढ़ा बाई और विनीता भीड़ से बाहर निकले। विनीता ने नाराजगी से कहा, मैं ही क्यों? बूढ़ा बाई, तुम्हें पत्थर कागज कैंची का खेल हारने के लिए किसने कहा? विनीता ने आह भरते हुए कहा, ये लोग आसानी से बसने वाले नहीं हैं। ये लोग निश्चित रूप से उन जगहों पर वापस जाएंगे। बूढ़े बाई ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, तो चलिए चलते हैं। उन जगहों पर उन्हें मारा नहीं जा सकता। ... 5 मछली पकड़ने वाली नावें आकाश में तैरती हुई दिखाई दी। रचित ने सार्थक दाव की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी मछली पकड़ने वाली नाव इतनी सुंदर क्यों है? हमारी नाव इतनी बदसूरत क्यों है? सार्थक ने गर्व से कहा, ये किसी और का दिया हुआ उपहार था। रचित, ये तो हद है। सार्थक, मैं तुमसे एक मछली पकड़ने वाली नाव के बदले सौदा करना चाहता हूं। सार्थक ने आंखें घुमाते हुए कहा, दफा हो जाओ। क्या तुमने शिक्षक की बात नहीं सुनी? हम द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में जा रहे हैं, लेकिन हम साथ नहीं जा रहे हैं। हम हर 3 दिन में मिलेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। रचित ने एक हाथ में नक्शा पकड़े हुए कहा, लेकिन हम द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में किस लिए जा रहे हैं? हम वहां सामान्य रूप से मछली नहीं पकड़ सकते, फिर भी हम मछली पकड़ने के तथाकथित सच्चे सार का अनुभव करना चाहते हैं। श्याम, वहां पहुंचने के बाद हम सबसे पहले सोल बीस्ट देखेंगे। हमने अभी तक इसका गहराई से अध्ययन नहीं किया है। रिंकू ने सार्थक की ओर कामुक मुस्कान के साथ देखा और कहा, सार्थक, अपने समुद्री शंख से थोड़ा सा बारबेक्यू मेरे साथ बांटो। सार्थक ने पलटवार करते हुए कहा, खाओ खाओ, तुम्हें तो बस खाना ही आता है। रिंकू खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, नहीं तो समुद्र पर अकेले रहना कितना अकेलापन भरा होगा। जब सब लोग बातें कर रहे थे तो शांतनु ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसकी सांसें अनियमित थीं। ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा उत्साहित था। सार्थक ने तिरस्कारपूर्वक पूछा, शांतनु, मुझे सच सच बताओ, तुम कल रात कहाँ गए थे? शांतनु, यू दाओ, मैं वही करूंगा जो एक पुरुष को करना चाहिए। रचित ने हैरानी से पूछा, एक आदमी को क्या करना चाहिए? सार्थक, ओह कोई बात नहीं रचित, तुम्हें बाद में अपनी ग्रेड्स या ड्रैगन फिश पर गंभीरता से शोध करना होगा। वह जीव अंधाधुंध हमला करता है, वाकई सिरदर्द है। रचित ने आह भरी, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। यह मेरी बात नहीं सुनता। सब लोग, श्याम ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, चलिए इस पर गौर करते हैं। क्यों न हम आपकी बात सुने। बिहाई कस्बा द्वितीय स्तरीय मत्स्य पालन क्षेत्र से काफी दूर है, जबकि तृतीय स्तरीय मत्स्य पालन क्षेत्र में टेलीपोर्टेशन पोर्टल मौजूद है। द्वितीय स्तरीय मत्स्य पालन क्षेत्र तक पहुंचने का एकमात्र तरीका हवाई मार्ग है। समूह को वहां पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगे। द्वितीय स्तर का मत्स्य पालन क्षेत्र प्रथम स्तर के मत्स्य पालन क्षेत्र से काफी बड़ा है। यह एक ऐसा घेरा है जो सामान्य मत्स्य पालन क्षेत्र और प्रथम स्तर के मत्स्य पालन क्षेत्र दोनों को घेरे हुए है। क्योंकि यह इतना विशाल था, इसलिए समुद्र में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। आपको एज्योर सी एरिना में हर दिन बेहतरीन मछुआरे दिख सकते हैं, लेकिन बिहाई कस्बे की गलियों और सड़कों पर घूमते हुए आपको ऐसे मछुआरे आसानी से नहीं मिलेंगे। भले ही वहां कई बेहतरीन मछुआरे हों, द्वितीय स्तर का मछली पकड़ने का क्षेत्र इतना विशाल है कि उनके आपस में मिलने की संभावना बहुत कम है। जैसे ही मछली पकड़ने वाली नाव पानी पर उतरी, श्याम ने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा, सभी को पता होना चाहिए कि हम अभी कहाँ हैं, है ना? हम 3 दिन बाद फिर यहीं मिलेंगे। सावधान रहना। रचित ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मैं जा रहा हूँ। रिंकू बुदबुदाए, इधर उधर भागना कितना झंझट भरा है। खैर, हम सब सोल बीस्ट पर शोध कर रहे हैं, इसलिए मैं यहीं रुककर 3 दिन बाद आप लोगों के वापस आने का इंतजार करूंगी। सार्थक, मेरा बारबेक्यू। सार्थक ने अनिच्छा से बारबेक्यू का एक गुच्छा निकाला और उसे देते हुए कहा, खाओ खाओ खाओ। 3 दिन तक समुद्र में मत सोना। श्याम, मैं उत्तर की ओर जा रहा हूँ। शांतनु, पानी के अंदर क्यों न जाएं? ये तो सागर है, ये तो खजानों का भंडार है। सारी अच्छी चीजें वहीं नीचे हैं। सार्थक ने अचानक शांतनु की ओर देखा। इस लड़के में तो गजब का साहस है, इसमें गजब की समझदारी है। सार्थक, अहम जेड, हमें कम से कम पहले 3 दिन तो रिसर्च करनी ही होगी। समुद्र में जाना तो बहुत जरूरी है।
नहीं तो तुम बस वहां खजाने की खोज में निकल जाओगी और फिर गायब हो जाओगी। हमें इसका कारण बताना पड़ेगा। शांतनु ने सिर हिलाते हुए कहा, लगता है यही कारण है। क्या हम कुछ दिन इंतजार करें? सार्थक यूं दाओ, कुछ दिनों में। श्याम ने उदास चेहरे से कहा, पहले शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य पूरे करो। 3 दिन बाद हम अपने अनुभव साझा करेंगे। सार्थक ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है। तो मैं दक्षिण की ओर चलता हूँ। पलक झपकते ही रिंकू को छोड़कर सभी अपने अपने रास्ते चले गए। रिंकू वहीं खड़ी रही और हिलने से इनकार कर दिया। लगभग 100 मील की यात्रा करने के बाद सार्थक ने मछली पकड़ने वाली नाव रोक दी। उसकी भौहों के बीच एक हलचल हुई और लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट दौड़ते हुए बाहर आए और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। अरे, लेवल 17! मेरा लेवल कब बढ़ गया, मुझे पता ही नहीं चला। जब सार्थक अभी भी सदमे में था, तभी 2 छोटी मछलियां सिर के बल पानी में कूद गईं। आप सभी यहां वापस आइए। सार्थक का चेहरा उतर आया। मुझे पानी में उतरे हुए अभी 2-3 महीने ही हुए हैं। तुम इतने परेशान क्यों हो? छोटा सफेद पक्षी आज्ञाकारी होकर सार्थक के पास वापस उड़ गया। लेकिन छोटा काला, जो कभी बात नहीं सुनता, काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देता रहा। जैसे ही सार्थक उन्हें वापस बुलाने वाला था, पानी में एक लहर उठी और उसमें से छोटा काला पक्षी लगभग 2 मीटर लंबी एक बड़ी मछली लिए हुए दिखाई दिया। नाम एक पंक्ति मछली। परिचय द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के मैदानों में पाई जाने वाली एक आम मछली, जिसकी पीठ पर तलवार जैसी पंखुड़ी होती है जो सिर से पूंछ तक फैली होती है और इसमें अत्यंत तीव्र गति और मजबूत कूदने की क्षमता होती है। रैंक स्तर 24। गुणवत्ता औसत। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 187 बिंदु। सेवन के प्रभाव लंबे समय तक सेवन करने से शरीर का रक्तचाप बढ़ सकता है। संग्रहणीय सामान्य फिन स्वॉर्ड। अवशोषक। सार्थक ने लिटिल ब्लैक को अवाक होकर देखा। क्या मैंने तुम्हें मछली पकड़ने जाने को कहा था? तुम तुरंत समुद्र में गए और मछली पकड़ ली। तुम तो अभी सिर्फ लेवल 17 पर हो। जैसे कि वह अपनी शान दिखा रहा हो, जियाओ ये मछली को सार्थक के पास ले गया। सार्थक ने मछली को देखा, जिसकी पीठ लगभग कटी हुई थी, और लापरवाही से उसे देख पर फेंक दिया। सार्थक को कोई चिंता नहीं थी। उसने सोचा कि वह पहले से ही नीचे है, इसलिए समुद्र में उतरना तो बस समय की बात है। सार्थक, हे ब्लैकी, तुम यहीं रुको और मुझे अपनी क्षमताएं दिखाओ। अदृश्यता और काटने के अलावा अन्य क्षमताएं। छोटी काली चिड़िया सार्थक के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, अपनी आंखें झपका रही थी, फिर अचानक उसने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। इस अचानक मुंह खुलने से सार्थक चौंक गया। उसका सामान्य रूप से चेरी के आकार का मुंह अब हथेली से भी बड़ा हो गया था। सार्थक की आंखें चौड़ी हो गईं। हे भगवान, शिक्षक सही कह रहे थे, इस नन्हे बच्चे के पास वाकई बहुत सारे रहस्य हैं। ये मुंह कहां से खुल रहा है? दुर्भाग्य से विनीता ने अभी तक ये दृश्य नहीं देखा था, वरना वह बहुत भयभीत हो जाती। हालांकि आत्मा राक्षस और उनके स्वामी एकमत होते हैं, लेकिन अक्सर वे स्वयं अपनी क्षमताओं से अनभिज्ञ होते हैं। वे बस सहज रूप से अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि उन्हें खोजे जाने की आवश्यकता है। सार्थक जैसा कोई कैसे मिल सकता है? सिर्फ एक सवाल पूछने पर ही सोल बीस्ट अपनी नई क्षमताओं को प्रकट कर देता है। सार्थक ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही, और कुछ बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा तुम्हारे पास और कौन कौन सी क्षमताएं हैं? शाओ हे 2 बार और घुमा, भ्रमित होकर, और फिर अचानक उसने अपना मुंह फिर से चौड़ा खोल दिया, इस बार और भी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर अपना मुंह एक वॉशबेसिन के आकार का खोल दिया। सार्थक एक बार फिर चौंक गया और तुरंत गुस्से से चिल्लाया, बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा क्या तुम में कोई और अच्छी खूबी नहीं है? उदाहरण के लिए, क्या तुम खजाने खोद सकते हो, खजाने ढूंढ सकते हो, या अजीबोगरीब राक्षसी मछलियों को पकड़ सकते हो? लिटिल ब्लैक और भी ज्यादा उलझन में था। उसे लगा शायद उसका मुंह काफी बड़ा नहीं है। लेकिन अगले ही पल लिटिल ब्लैक का शरीर अचानक अपने मूल आकार से कम 3 गुना बड़ा हो गया। उसका मुंह इतना चौड़ा खुल गया कि वह एक इंसान को पूरा निगल सकता था। बकवास। सार्थक देख पर बैठ गया। ये क्या बकवास है, लिटिल ब्लैक? इसे तो बिग ब्लैक कहना चाहिए। लेकिन वह हैरान भी था, लिटिल ब्लैक और भी बड़ा हो सकता है। सार्थक, लिटिल ब्लैक, तुम कितने बड़े हो सकते हो? इस बार लिटिल ब्लैक हिलता हुआ प्रतीत हुआ। उसका शरीर विशाल हो गया, अपने मूल आकार से लगभग 5 गुना बड़ा हो गया। लेकिन अपने मूल आकार से 5 गुना बड़ा होने पर भी उसकी लंबाई 2 मीटर से कम ही थी।
कुछ देर कोशिश करने के बाद सार्थक ने पाया कि आकार बदलने और मुंह चौड़ा खोलने के अलावा इस जीव में कोई और क्षमता नहीं थी। हालांकि ये बहुत ही लालची था और डेक पर पड़ी पूरी मछली को निगल गया। अंत में इसका आकार अपरिवर्तित रहा। ये स्पष्ट नहीं था कि दाव ने इसे कहाँ खाया था। बस यही है, सार्थक ने मुस्कुराते हुए लिटिल व्हाइट की ओर देखते हुए कहा। लिटिल व्हाइट, तुम्हारे पास कौन कौन से हुनर हैं? हमें दिखाओ। लिटिल व्हाइट ने अपनी मछली जैसी आंखों को 2 बार झपकाया, फिर एक पॉप की आवाज के साथ सार्थक की ओर शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का एक घूंट थूक दिया। सार्थक ने आध्यात्मिक ऊर्जा को पकड़ा, उसे निगल लिया और चिल्लाया, छोटे श्वेत, तुम्हारे पास और कौन कौन से कौशल हैं? नतीजतन लिटिल व्हाइट ने शायद सोचा होगा कि सार्थक उसे बड़ा होते देखना चाहता है, इसलिए वह भी बड़ा हो गया, लिटिल ब्लैक के बराबर आकार का। लेकिन लिटिल व्हाइट ने अपना मुंह पूरी तरह से खोलने से इनकार कर दिया। सार्थक अवाक रह गया। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, जब तुम पतले होते हो तब ज्यादा अच्छे लगते हो। सार्थक ने एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन निकाला और दाव को फुसलाते हुए कहा, छोटे नौसिखिए, मेरा मतलब है, आकार बदलने के अलावा आपके पास और कौन सी क्षमताएं हैं? जैसे खजाने ढूंढना, खजाने खोदना और इस तरह की चीजें। लिटिल व्हाइट कुछ देर तक स्पिरिट स्टोन को घूरता रहा, तभी अचानक लिटिल ब्लैक आया और स्पिरिट स्टोन को पूरा निगल गया। उसने अपने मुंह के कोने को चबाया भी, जिससे कुरकुरे जैसी आवाज आए। सार्थक तुरंत क्रोध से दहाड़ा, तुम क्या कर रहे हो? मेरा घटिया स्पिरिट स्टोन! तुम लालची हो, तुम तो रिंकुस से भी ज्यादा खा सकते हो। लेकिन जैसे ही जियाओ हेई ने निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को खाना समाप्त किया, जियाओ बाई ने शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा थूक दी, जो स्पिरिट स्टोन से भी अधिक शुद्ध प्रतीत होती थी। सार्थक ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, उसने यह बात बहुत पहले ही देख ली थी। उसने पहले सोचा था कि एक बार ब्लैकी का पेट भर जाने के बाद व्हाइटी आध्यात्मिक ऊर्जा की उल्टी नहीं करेगा, लेकिन अब ये लगातार उल्टी कर सकता है। कुछ क्षण बाद जब लिटिल व्हाइट ने आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्सर्जन करना बंद कर दिया, तो सार्थक ने पाया कि एक निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर में लगभग 10,000 आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए थी, लेकिन लिटिल व्हाइट के उत्सर्जन के बाद उसमें केवल 6,000 ही बची थी। मुख्य समस्या यह है कि सार्थक उन 6,000 आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता। उसकी वर्तमान आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमा 2199 है, इसलिए उसका शरीर केवल इतनी ही ऊर्जा को संभाल सकता है। बाकी ऊर्जा भंडार में जमा हो जाएगी, जिसका अर्थ है कि उसे नुकसान होगा। एकमात्र सांत्वना ये थी कि शियाओ बाई द्वारा उत्सर्जित आध्यात्मिक ऊर्जा साधना के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा की तुलना में शरीर के लिए अधिक पौष्टिक थी। सार्थक, और कुछ है क्या? अध्याय 179 आत्मा सागर। सार्थक जानता था कि दाओ शियाओ बाई के पास एक और क्षमता थी, आध्यात्मिक ऊर्जा का पता लगाने की क्षमता। इसका प्रमाण पानी के नीचे की खदान में मिला, जहां शियाओ बाई उसे स्पिरिट स्टोन तक ले गया। लिटिल व्हाइट पानी में छप छप करते हुए कूद गया और लिटिल ब्लैक ने लिटिल व्हाइट को कूदते देख उसकी भी नकल की। फिर लिटिल व्हाइट सार्थक के साथ एक दिशा में तैरकर चला गया। सार्थक का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, क्या उसे खजाने की तलाश करनी चाहिए या आध्यात्मिक ऊर्जा की? लगभग आधे घंटे तक शियाओ बाई के साथ दौड़ने के बाद शियाओ बाई ने दौड़ना बंद कर दिया और गोल गोल घूमने लगी। सार्थक का दिल जोर से धड़कने लगा और बिना कुछ कहे उसने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी निकाल ली। हालांकि बूढ़े बाई ने इस यात्रा पर किसी को भी चारा लाने की अनुमति नहीं दी थी, फिर भी आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा चारा भेजे जाने के बाद सार्थक छड़ी के जरिए पानी के नीचे एक छोटे से क्षेत्र को महसूस कर सका। ये शून्य मछली पकड़ने की तकनीक की एक अनूठी क्षमता थी, जो किसी और के पास नहीं थी। मछली पकड़ने वाली छड़ी और भी गहरी जाती गई, लगभग 200 मीटर की गहराई तक पहुंच गई। अचानक सार्थक ने एक सुनहरी स्क्विड को वूश की आवाज के साथ बाहर निकलते देखा और वो पलक झपकते ही बिना किसी निशान के गायब हो गई। बकवास! सार्थक को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दाओ किस तरह का स्क्विड था, लेकिन उसके भागने की गति और उस पल की प्रतिक्रिया को देखते हुए ये निश्चित रूप से एक साधारण स्क्विड नहीं था। क्या शियाओ बाई में दुर्लभ, यहां तक कि विचित्र जीवों को खोजने की क्षमता है? लिटिल व्हाइट की ओर सार्थक की निगाहें अजीब सी हो गईं। अगर उसके पास ऐसी क्षमता होती तो क्या वह अनगिनत ऐसे जीव नहीं बना सकता था? क्या वह उन्हें आपस में जोड़कर रहस्यमयी जीव, पौराणिक जीव या उससे भी अधिक शक्तिशाली प्राणी नहीं बना सकता था? सार्थक की आवाज में घबराहट थी, लिटिल व्हाइट, क्या इसे अभी भी ढूंढना संभव है? सार्थक की आंखों में चमक आ गई, मानो उसे किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो।
उसने कल्पना की कि वह पौराणिक जीवों की एक विशाल सेना का नेतृत्व कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो क्या सागर उसका क्षेत्र नहीं बन जाएगा? किसी शत्रु का सामना होने पर वह बिना किसी संकोच के सैकड़ों पौराणिक जीवों को उन पर छोड़ सकता है और उनका नाश कर सकता है। क्या ये बात उसे डरा नहीं देगी? लिटिल व्हाइट काफी देर तक हिचकिचाता रहा, लेकिन अंत में हिला तक नहीं। सार्थक को आभास हो गया कि लिटिल व्हाइट दूसरे पक्ष को नहीं ढूंढ पा रहा है। सार्थक को बहुत पछतावा हुआ। एक बार एक प्राणी, कम से कम सबसे विचित्र किस्म का, उसके सामने लाया गया, लेकिन उसने उसे महत्व नहीं दिया। उसे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसने उसे डराकर भगा दिया। स्क्विड न मिलने पर सार्थक ने कुछ ही समय के लिए वाटर वेन तकनीक का परीक्षण किया और फिर अपना सामान पैक कर लिया। यदि वॉइड फिशिंग टेक्निक के पहले और दूसरे स्तर लोगों को मछली पकड़ना सिखाते हैं, तो तीसरा स्तर वाटर पल्स टेक्निक लोगों को हुक और लाइन को पानी की स्पंदन में परिवर्तित करना सिखाता है। इस स्थिति में कांटा चुपचाप मछली के पास पहुंच सकता है और फिर मछली पकड़ने की सही तकनीक का उपयोग करके उसे सीधे पकड़ा जा सकता है। हालांकि सार्थक ने कई बार कोशिश की, लेकिन परिणाम अच्छे नहीं रहे। शायद वह तकनीक के मूल तत्व को नहीं समझ पाया था। 10 प्रयासों में से वह केवल एक बार ही सफल हुआ। सार्थक को अभ्यास में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसने कई बार शियाओबाई से पूछा कि क्या वह स्क्विड को ढूंढ सकता है, लेकिन वह मनहूस स्क्विड मानो गायब हो गया था और उसे ढूंढने का कोई तरीका नहीं था। सार्थक डेक पर पीठ के बल लेट गया। क्या मेरे पास कोई और क्षमता नहीं है? मैं इस तरह खुदाई कैसे करूं? मैं मछली तो नहीं बन सकता, है ना? जैसे जैसे सार्थक विचार कर रहा था, उसका मन तेजी से सोचने लगा। उसने मन ही मन सोचा, अगर मुझे दाव का ज्ञान होता तो मैं शांतनु के साथ पानी के नीचे खजाने की खोज में चला जाता। किसी अज्ञात कारण से सार्थक को अचानक नींद आने लगी और वह डेक पर ही सो गया। ... अचानक सार्थक चौंक कर जाग गया और उसने अपनी आंखें खोल ली। आंखें खोलते ही वह चौंक गया। उसके सामने की दुनिया विचित्र और अवास्तविक थी। उसने कई अजीबोगरीब आकार के प्लवक और एक विशालकाय मछली को अपने पास से तैरते हुए देखा। क्या हुआ? सार्थक ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उसने बुलबुलों की एक लड़ी उड़ा दी। सार्थक ने अपना सिर घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने पैरों का कोई एहसास नहीं हुआ। पूंछ? क्या अब मेरी पूंछ भी है? पवित्र बकवास जियाओबाई। सार्थक ने लिटिल व्हाइट को अपने चारों ओर चक्कर लगाते देखा, लेकिन लिटिल व्हाइट बहुत बड़ा हो गया था और इतने विशाल सिर के साथ अब सुंदर नहीं लग रहा था। फुफकार, क्या मैं लिटिल ब्लैक में बदल गया हूं? सार्थक स्तब्ध रह गया। ये सचमुच एक जादुई अनुभव है। आप मछली बन जाते हैं, अपने पंखों और पूंछ से तैरते हैं, और आपका नजरिया बदल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे नीचे या ऊपर से तस्वीर लेते समय होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। मैं कहाँ हूँ? सार्थक पानी में चलते हुए अपनी पूंछ हिलाता रहा और बीच बीच में अपना मुंह खोलकर थोड़ा समुद्री पानी पीता रहा। फिर पानी से ऑक्सीजन लेते हुए उसके गाल खुल गए और उसकी त्वचा की परतें थोड़ी फैल गईं, जिसके बाद उसने अपना मुंह फिर से बंद कर लिया। सार्थक असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दाव को क्या करना चाहिए। मैं तो लिटिल ब्लैक बन गया हूं, तो मेरा क्या होगा? वह एक पल के लिए सोचने लगा, क्या वह सपना देख रहा था? लेकिन ऐसा सपना कौन सा होता है? सार्थक उस समय दंग रह गया जब उसके आकार की ही एक मछली उसके पास से तैरती हुई गुजरी। नाम आत्मा जानवर। विवरण इसमें हड्डी के उभार होते हैं जो इसे बेहद शक्तिशाली बनाते हैं और अप्रत्याशित रूप से हमला करने की प्रवृत्ति रखते हैं। रैंक स्तर 13। गुणवत्ता औसत। आत्मा शक्ति से युक्त 152 अंक। अपने शरीर पर नियंत्रण खोते हुए महसूस करते हुए वह आगे बढ़ा और उस निर्दोष हड्डीदार मछली को टुकड़ों में फाड़ने और काटने लगा। तभी सार्थक ने अपने शरीर पर पुनः नियंत्रण पाया। ये क्या बकवास है? क्या कोई मुझे समझा सकता है? ये जगह आखिर है क्या? ये प्राइमल सोल बीस्ट आखिर है क्या? अरे, मुझे थोड़ी ताकत क्यों महसूस हो रही है? क्या यह उस मछली को खाने की वजह से है? यहाँ समय का कोई बोध नहीं होता। सार्थक को ऐसा लग रहा था मानो वह काफी देर से तैर रहा हो और कई मछलियां खा चुका हो। कुछ मछलियां अभी भी थीं जिन्हें वह खाना चाहता था, लेकिन वे इतनी तेज थीं कि उन्हें पकड़ना संभव नहीं था। सार्थक ने कई अज्ञात मछलियां, झींगे और केकड़े देखे, साथ ही कुछ परिचित जीव भी देखे, जैसे कि स्पिरिट श्रिम्प, फ्रॉस्टफायर टर्टल और लाइटनिंग क्रैब। ये सभी आदिम आत्मा जीव थे। इसी क्षण सार्थक के मन में एक बेहद आश्चर्यजनक विचार आया। क्या ये द्वितीय स्तर का मछली पकड़ने का स्थान नहीं है? क्या ये वही समुद्र है जहां से ब्लैकी और व्हाइटे आए थे?
जब सार्थक की प्रतिभा जागृत हुई तब उसने इस समुद्र को देखा। उस समय उसके और समुद्र के बीच एक पतली झिल्ली थी। अनगिनत प्रकार की मछलियां उस झिल्ली को पार करना चाहती थीं, लेकिन अंत में केवल छोटी काली और छोटी सफेद मछलियां ही पार कर पाईं। हाँ, ये समुद्र है। यह आत्मा का सागर होना चाहिए। ये सब समझ आने पर सार्थक दंग रह गया। आखिर चल क्या रहा था? वह यहाँ कैसे पहुंच गया? और लिटिल ब्लैक कैसे बन गया? अगर यह आत्मा सागर था तो क्या इसका मतलब ये था कि उसके सामने मौजूद हर चीज एक आत्मा राक्षस थी? सार्थक ने कसम खाकर कहा कि उसने इससे पहले कभी इतने सारे आत्मा राक्षस नहीं देखे थे। सार्थक चिंतित हो रहा था, अगर वह लिटिल ब्लैक बन गया होता तो वह कहाँ होता? या क्या उसकी आत्मा लिटिल ब्लैक के शरीर से जुड़ गई थी? तभी सार्थक ने अपने पास से एक विशालकाय राक्षस को तैरते हुए गुजरते देखा। गौर से देखने पर पता चला कि वह क्या था। एक सुनहरा अजगर, एक ड्रैगन मछली। ये कैसी जगह है? एक विशालकाय ड्रैगन मछली को अपने पास से तैरते हुए देखकर सार्थक भय से कांप रहा था। नाम गोल्डन ड्रैगन फिश, मूल आत्मा जीव। परिचय, इसमें स्वर्ण ड्रैगन का अंश समाहित है। ब्लडलाइन सक्रिय होने और अवेकनिंग सक्रिय होने के बाद इसकी गुणवत्ता बदल जाएगी और इसकी आक्रमण शक्ति अत्यंत मजबूत हो जाएगी। रैंक स्तर 29। गुणवत्ता असाधारण। आत्मा शक्ति से युक्त 360 अंक। इस बार जियाओ हेई ने काटने के लिए जल्दबाजी नहीं की, शायद इसलिए कि वह पलटवार करने में सक्षम नहीं होता। सार्थक का दिल जोर से धड़कने लगा। ये छोटा सा काला जीव इतना घमंडी था कि जिसे भी हाथ लगता काट लेता था। इस वीरान जगह में अगर कोई दूसरा आत्मा राक्षस उसे खा जाए तो क्या होगा? कुछ देर देखने के बाद सार्थक को राहत मिली। आमतौर पर ये आत्मा जीव एक दूसरे पर हमला नहीं करते थे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था। सार्थक ने एक मेंटिस श्रिम्प को देखा। एक आत्मा जीव दूसरे आत्मा जीव पर हमला करता है और उसे एक ही वार में मार डालता है। फिर वह उसे घसीटकर अपनी गुफा में ले जाता है और उसे खाने लगता है। उस पल सार्थक के मन में अनगिनत विचार कौंध गए। अगर आत्मा दानव इस तरह के वातावरण में होता तो क्या वह किसी भी क्षण मरने के खतरे में नहीं होता? लेकिन वास्तविक दुनिया में आत्मा दानव की रहस्यमय मृत्यु का कोई मामला कभी सामने नहीं आया था। नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। सार्थक ने अचानक ही काफी देर तक सोच विचार किया और अंत में एक स्वॉर्डफिश चुन ली। मैंने ऊपर जाते ही उस सोल बीस्ट को कुछ बार काट लिया। और स्वॉर्डफिश सोल बीस्ट को दर्द महसूस हुआ और वह भाग गया। लिटिल ब्लैक से लड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। ओह नहीं, सार्थक ने जाकर एक और आत्मा भक्षक मछली के चारों ओर चक्कर लगाया। वह ठीक उसके सामने चक्कर लगाने लगा, लेकिन मछली ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने उसे देखा ही न हो। सार्थक को अचानक एहसास हुआ, अरे नहीं, मैं ब्लैकी की अदृश्यता के बारे में भूल ही गया था। क्या मैं वाइटे के शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ? जैसे ही यह विचार सार्थक के मन में आया, उसे चक्कर आने लगा। उसकी पहचान बदल गई थी और उसे पूरा ब्लैकी दिखाई दिया। मैं लिटिल वाइट बन गया। हाँ, दिलचस्प। क्या मैं इन दोनों छोटे लड़कों के बीच अदला बदली कर सकता हूँ? सार्थक अब उतना घबराया हुआ नहीं था जितना शुरुआत में था। उसके यहाँ होने का कोई कारण तो जरूर होगा। कुछ मछलियाँ खाने के बाद सार्थक बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उसी क्षण लिटिल वाइट के शरीर को नियंत्रित करते हुए वह स्पिरिट डिवोरिंग फिश की ओर तैरने लगा। तभी सार्थक के साथ कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। क्या यह आत्मा भक्षण करने वाली मछली अब भी खुद को नहीं देख पा रही है? ये काली मछली को न देख पाने की बात समझ सकती है, क्योंकि काली मछली अदृश्य है। लेकिन यह सफेद मछली को क्यों नहीं देख पा रही है? कृपया वोट करें। चौथा अपडेट। कुछ लोगों ने कहा कि लेखक ने आखिरी समय में अपडेट करना बंद कर दिया था, इसलिए मैं आज एक अतिरिक्त अध्याय पोस्ट कर रहा हूं ताकि आपको पता चले। वैसे अपडेट करना कहाँ बंद किया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने एक मित्र की पुस्तक द सुप्रीम डोमिनेटर ऑफ द सिटी की अनुशंसा करता हूं, जिसे एक स्तर 5 के लेखक ने लिखा है। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। पुस्तक क्लब। 1 सामान्य समूह 58,98,49,852। इस समूह में कई सदस्य हैं और यह जीवंत है। 2 अवकाश समूह 63,35,04,307। छोटा समूह विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो शांत बातचीत पसंद करते हैं। तस्वीरें पोस्ट करने की अनुमति नहीं है। 3 सदस्यता समूह सत्यापन समूह 79,80,83,941। आवेदकों को 1000 से अधिक फैन वैल्यू ऊपरी दाएं कोने में पाया गया या 7000 से अधिक गतिविधि वैल्यू की आवश्यकता है।
अध्याय 180 किसी और के आत्मा पशु को खाना। सार्थक का हृदय अचानक हलचल से भर गया, उसके मन में एक साहसिक विचार आया। उसकी सहज आध्यात्मिक जागृति द्वारा पहले से ही आह्वान किया गया आत्मा राक्षस आत्मा सागर में अदृश्य था। क्या आत्मा सागर में स्थित मूल आत्मा राक्षस पूरी तरह से अदृश्य था? अपने विचार की पुष्टि करने के लिए सार्थक स्वॉर्डफिश के पास दौड़ा और उसे थोड़ी देर के लिए इधर उधर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने फिर से हिम्मत जुटाए, छोटे लॉबस्टर के पास दौड़ा और थोड़ी देर तक हाथ हिलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में उसने एक सुनहरी ड्रैगन मछली का पीछा किया, उसकी आंख के पास काफी देर तक मंडराता रहा, लेकिन मछली ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि सार्थक शायद बहुत तेजी से तैर रहा था और उसने अपनी पूंछ से सुनहरी ड्रैगन मछली की आंख पर प्रहार किया, जिससे मछली ने अपने सिर को झटककर उसे दूर धकेल दिया। हा, अब हम अमीर हो गए हैं। चूंकि हम दूसरे आदिम आत्मा राक्षसों को देख नहीं सकते, तो क्या हम उन्हें खा नहीं सकते? सार्थक को तुरंत एक विचार आया और वह लिटिल ब्लैक लौट गया। इस बार सार्थक अपने सामने से गुजरने वाली हर मछली को काट लेता था और वह चलते चलते उन्हें काटता ही रहता था। पहले तो घायल आत्मा जंगली जीव घबराकर भाग गए। अंततः कई आत्मा जंगली जीवों की अचानक मृत्यु ने क्षेत्र के अन्य आत्मा जंगली जीवों का ध्यान आकर्षित किया। इसके तुरंत बाद इस क्षेत्र के आत्मा जंगली जीव दहशत में आ गए। लेकिन सार्थक को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग पर अचानक ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो, और फिर उसे ताकत का एक जबरदस्त उछाल महसूस हुआ, खासकर उसके काटने की शक्ति में उछाल। अपग्रेड किया गया। सार्थक भावनाओं से अभिभूत था। उसने मूल रूप से लिटिल ब्लैक को प्रतिदिन भोजन कराने और धीरे धीरे उसे विकसित होने देने की योजना बनाई थी। हालांकि उसने देखा कि विकास की गति धीमी तो नहीं थी, लेकिन कई महीनों में उसका स्तर केवल एक बार ही बढ़ा था। वहीं उसने स्वयं इस आत्मा सागर में कुछ आदिम आत्मा जीवों को खाकर एक बार ही अपना स्तर बढ़ाया था। क्या उन्हें खाते रहने का कोई औचित्य था? जब सार्थक ने लगभग 30 और मूल आत्मा राक्षसों को निगल लिया, तो वह एक बार फिर आगे बढ़ गया। इस समय पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सभी मूल आत्मा जीव घबराकर भागने लगे, लेकिन सार्थक को कोई परवाह नहीं। तुम कहाँ भागोगे? तुम खुले में हो, मैं अंधेरे में हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? इस बार सार्थक का लक्ष्य बदल गया। उसने उन असामान्य, यहाँ तक कि दुर्लभ आत्मा राक्षसों को चुनना शुरू कर दिया। पर्लफिश, स्पिरिट श्रिम्प, जैड क्रैब, लाइटनिंग स्क्विड। इन अपेक्षाकृत दुर्लभ सोल बीस्ट्स को पकड़ने में भले ही थोड़ा समय लगा, लेकिन उन्होंने दोबारा लेवल बढ़ाने से पहले केवल 12 सोल बीस्ट्स को ही खाया। लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट ने लेवल 20 तक का सफर तय किया, और ऐसा ही चलता रहा। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया, लेकिन जब शियाओ हेई और शियाओ बाई 22वें स्तर पर पहुंचे, तो सार्थक ने चारों ओर देखा और वहां एक भी मछली नहीं बची थी। वे सभी भाग गई थीं। सार्थक थोड़ा हैरान था। आत्मा सागर में इतने कम मूल आत्मा जीव थे। वे इतने दुर्लभ थे। क्या हमें कहीं और जाना चाहिए? कुछ समय तक तैरने के बाद सार्थक को अचानक अपने सामने एक तेज रोशनी दिखाई दी और नुकीले टेंटिकल से ढका हुआ एक स्क्विड प्रकट हुआ। नाम हुक स्क्विड सन यांग का आत्मा पशु। विवरण: इनके टेंटिकल्स हुक की तरह होते हैं और ये हुक जहरीले होते हैं। एक बार इनके करीब आ जाने पर इनसे बचना मुश्किल हो जाता है। रैंक स्तर 27। गुणवत्ता दुर्लभ। आत्मा शक्ति से युक्त 362 अंक। किसी और का सोल बीस्ट। सार्थक दुविधा में था। क्या मुझे किसी और के आत्मा प्राणी को खाना चाहिए? क्या किसी और के आत्मा प्राणी को खाना ठीक है? मैं उसे देख सकता हूँ। क्या दाव का मतलब यह है कि आत्मा सागर में बुलाए गए आत्मा प्राणी एक दूसरे को देख सकते हैं? सार्थक ने एक पल सोचा, फिर कहा, मैं एक टुकड़ा चख लूं तो कैसा रहेगा? कांटे में फंसी स्क्विड ने लिटिल व्हाइट को भी स्पष्ट रूप से देखा और अचानक अपने कांटे से उसे भी पकड़ लिया। सार्थक तुरंत चौंक गया। क्या? मैं अभी भी सोच रहा था कि तुम्हें खाऊं या नहीं, और तुम मुझ पर पहले हमला करने की हिम्मत करते हो। लिटिल व्हाइट बेहद फुर्तीला था और उसने झट से हमले को चकमा दे दिया। लेकिन सार्थक गुस्से से आग बबूला हो गया। मेरा तुम्हें खाने का कोई इरादा ही नहीं था, लेकिन तुमने पहले हमला किया, इसलिए मुझे दोष मत दो। तुरंत ही सार्थक ने आगे बढ़कर स्क्विड का एक टेंटेकल काट लिया। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, सोल बीस्ट अविश्वसनीय गति से दूर भाग गया। सार्थक ने उसका पीछा किया, लेकिन दुर्भाग्य से उस आदमी ने लिटिल व्हाइट को देख लिया, इसलिए वह बहुत तेजी से भागा। कुछ देर पीछा करने के बाद सार्थक ने हार मान ली।
इस तरह के आत्मा प्राणी, जिसका कोई स्वामी होता है, में बुद्धि और कुछ हद तक जागरूकता विकसित हो चुकी होती है, अन्यथा हारते ही वह भागने न लगता। कुछ देर तैरने के बाद जब सार्थक के चारों ओर बड़ी संख्या में आदिम आत्मा जीव फिर से प्रकट हुए, तो वह उन्हें एक बार फिर उन्मादपूर्वक खाने लगा। ठीक उसी समय जब सार्थक को लगा कि वह किसी भी क्षण अपनी क्षमता बढ़ा सकता है, अचानक सार्थक को चक्कर आने लगे और जब वह दोबारा जागा तो उसने खुद को डेक पर सोते हुए पाया। यह आत्मा के सागर से निकला। क्यों? उसी क्षण सार्थक को अचानक एक विचार आया। वह डेक से उछल पड़ा और उसकी दोनों तलवारें तुरंत चमक उठीं। वहां कोई है। सार्थक जैसे ही तीर से बचा, एक तीर ठीक उसी जगह जा लगा जहां वह सो रहा था। कौन सा कमीना इस नौजवान के अच्छे काम को बर्बाद करने की हिम्मत करता है? कुछ ही दर्जन मीटर की दूरी पर एक मछली पकड़ने वाली नाव आ रही थी। नाव के अगले हिस्से पर एक आदमी ने धनुष पकड़ रखा था और सार्थक को मारने के इरादे से 3 और तीर चलाए। सार्थक ने तीनों तीरों को आसानी से रोक दिया। उसने अपनी कलाई को थोड़ा सा मोड़ा। क्या वह उच्च कोटि का महान मछुआरा है? सामने खड़ा आदमी पूरी तरह से हैरान लग रहा था। छुपकर हमला करने के बावजूद वह उसे मार नहीं पाया। भागो। द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में आने वाला हर व्यक्ति निस्संदेह एक महान मछुआरा होता है। इस व्यक्ति का गुप्त हमला विफल हो गया और उसका पहला विचार भागने का था। अब भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम ऐसा दिखावा कर रहे हो कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है? सार्थक हवा के साथ आगे बढ़ा। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी तेजी से निकली और पलक झपकते ही उसके प्रतिद्वंद्वी को जकड़ लिया। फिर उसकी दोनों तलवारें हवा में लहराईं और हवा में रहस्यमय चाप बनाती हुई आगे बढ़ीं। कब उस व्यक्ति ने बचाव के लिए अपना धनुष उठाया, लेकिन अगले ही पल उसका लंबा धनुष, जो कई वर्षों से उसके पास था, 2 टुकड़ों में टूट गया। जादुई खजाना। उस आदमी ने हैरानी से चीख मारी, अपना खंजर निकाला और जल्दी से अपने चारों ओर उलझी मछली पकड़ने की डोर को काटने की कोशिश की। लेकिन डोर तुरंत ढीली हो गई और सार्थक ने उसे आसानी से वापस खींच लिया। दोनों चाकू वापस उसके हाथों में आ गिरे और सार्थक पहले ही दूसरे पक्ष के जहाज पर सवार हो चुका था। युवक, चलो इस बारे में बात करते हैं। मेरी जान बख्श दो और मैं तुम्हारा एहसान चुका दूंगा। सार्थक मुस्कुराया, तुम मुझे इसका बदला कैसे चुकाओगे? बस जैसे ही सार्थक हंसा, उसके प्रतिद्वंद्वी ने फिर से हमला किया और सार्थक पल भर में एक स्क्विड के रूप में विलीन हो गया। सार्थक ने आश्चर्य से पूछा, फंसे हुए स्क्विड? सार्थक को पूरा यकीन था, ये निश्चित रूप से एक हुक स्क्विड था, ठीक उसी तरह का जिसे उसने अभी देखा था। स्मैक! हवा में ही एक विशालकाय रहस्यमय सील ने जोरदार प्रहार किया। रिग्रेट सील इम्प्रिंट अविश्वसनीय रूप से तेज गति से प्रकट हुआ, जिससे बचाव असंभव था। इसने जहाज के केबिन को तोड़ते हुए लोगों को सीधे पानी में धकेल दिया। सार्थक ने खेद की मुहर हटा दी। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ही बल प्रयोग कर दिया था। उसने कभी द्वितीय स्तर के मत्स्य पालन क्षेत्र का जलमग्न वातावरण नहीं देखा था। क्या ये व्यक्ति मारा गया था? सार्थक नाव पर खड़ा होकर कुछ देर तक देखता रहा। कुछ पल बाद अचानक समुद्र से एक सिर निकला, जिसका चेहरा खून से लथपथ था। मदद करो, मेरी मदद करो। सार्थक जहाज के अगले हिस्से में खड़ा रहा, सोच में डूबा हुआ। क्या तुम्हारा नाम सन यांग है? हाँ, मदद करो, मदद करो। अगले ही पल ऐसा लगा मानो सन यांग को किसी चीज ने समुद्र की सतह पर खींच लिया हो और वह फिर कभी ऊपर नहीं आया। मुझे तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो अपने वादे नहीं निभाते। सार्थक को आश्चर्य नहीं हुआ। सिकंदर को रिग्रेट सील इम्प्रिंट से चोट लगने के बाद बेहोशी आ गई थी। ये वाकई आश्चर्यजनक था कि सन यांग इतनी देर तक पानी के अंदर रह सकता था। लेकिन उसका नाम सन यांग है। ये तो वाकई आश्चर्यजनक है। उसने आत्मा सागर में अपने लोहे के हुक वाले स्क्विड को देखा और फिर जागते ही खुद को उसके मालिक के सामने पाया। ये निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं है। सार्थक को लगा कि उसने एक बड़ा रहस्य, एक बेहद भयानक रहस्य खोज निकाला है। जब कोई आपके करीब आता है तो उसका आत्मा प्राणी भी आत्मा सागर में आपके बहुत करीब होता है। इस रहस्य की कुंजी इसमें नहीं बल्कि इस बात में छिपी है कि मैं सोल बीस्ट की दुनिया में प्रवेश कैसे कर पाया। अगर मैं प्रवेश कर सकता हूं तो क्या दूसरे भी कर सकते हैं? अगर हर कोई प्रवेश कर सकता है तो क्या सोल ओशन में भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी? उन्होंने 3 दिन बाद जब वे पांचों लोग इकट्ठा हुए तो स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया। फिर जब सार्थक ने दोबारा आत्मा सागर में प्रवेश करने की कोशिश की तो वह प्रवेश नहीं कर सका।
चाहे वह लेटा हुआ हो, सो रहा हो या स्तब्ध हो, वह प्रवेश नहीं कर पाया। छोटा काला और छोटा सफेद दो मूर्खों की तरह सार्थक के अर्थ को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। शायद उन्हें यह भी नहीं पता था कि दांव पर अभी अभी किसी आत्मा का कब्जा हो गया था। लेकिन सार्थक ने पाया कि ब्लैकी और व्हाइटे पहले ही 22वें स्तर पर पहुंच चुके थे। कितना समय बीत चुका था। आसमान को देखकर तो लग रहा था कि शायद आधा घंटा भी नहीं बीता होगा। कुछ ही महीने पहले उन्हें मुश्किल से ही अगले स्तर पर पदोन्नत किया गया था। सार्थक दंग रह गया। महज आधे घंटे में वह 17वें स्तर से 22वें स्तर पर पहुंच गया। यह अपग्रेड स्पीड कितनी आश्चर्यजनक है। अध्याय 181 स्वर्ण चोर। सार्थक काफी समय से इस पर काम कर रहा था और दिन ढलकर रात हो गई थी। आज समुद्र काफी उबड़-खाबड़ था, तेज हवाएं चल रही थीं और 3 विशाल चंद्रमा बादलों से आंशिक रूप से ढके हुए थे। सार्थक की मछली पकड़ने वाली नाव समुद्र में दिशाहीन होकर बह रही थी। दिन के समय उसे द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्र और प्रथम स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्र में कोई खास अंतर नहीं दिखाई देता था। हालांकि कभी कभी कुछ बड़ी मछलियां सतह पर आकर अचानक सार्थक पर हमला कर देती थीं, लेकिन वे उसका मुकाबला नहीं कर पाती थीं और टेंटेकल श्रिम्प जैसी कोई बड़ी झींगा मछली पकड़ने वाली नाव पर नहीं चढ़ती थी। लेकिन रात में सब कुछ बदल जाता है। लहरें किनारे से टकराती हैं और कभी कभी स्क्विड और अन्य छोटी मछलियां मछली पकड़ने वाली नाव से चिपक जाती हैं। ये सामान्य मछली पकड़ने वाले क्षेत्र के स्क्विड नहीं हैं, जहां स्क्विड काफी आक्रामक होते हैं। स्मैक! सार्थक की दोनों तलवारें लगातार चलती रहीं और उनकी कई मीटर लंबी सूंडें डेक पर जोर से टकराईं। वह सूर्यास्त से ही लगातार वार कर रहा था और रिफाइनिंग हेवन एंड अर्थ अब सैकड़ों सूंडियों से भर चुका था। धिक्कार है, क्या ये कभी खत्म होगा? क्या मुझे एक रात भी चैन से नहीं सोने दी जा सकती? लिटिल ब्लैक, इन्हें काट डालो, इन कमीनों को काट कर मार डालो। सार्थक ने उन परेशान करने वाली तंतुओं को काटते हुए शाप दिया। ऐसा लग रहा था मानो एक ही झटके में तंतु गिर पड़े हों। लेकिन असल में हर तंतु बेहद शक्तिशाली था, उसके पंजे का एक ही वार बहुत ताकतवर था। अगर सार्थक के पास जादुई खजाने से बनी दोहरी तलवारें न होतीं, तो वह लड़ सकता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं होता जितना अब था। लगभग 2 घंटे बाद सार्थक लगभग अवाक रह गया। पूरा जहाज लगभग पूरी तरह से स्क्विड से ढका हुआ था। सार्थक के लिए एकमात्र सांत्वना यह है कि स्क्विड और कटलफिश ऑक्टोपस नहीं है, अन्यथा वे चीजें स्क्विड की तुलना में कहीं अधिक भयावह होती। जब इतने सारे स्क्विड के टेंटेकल्स और डंठल जमा हो गए कि सार्थक उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के शोधन में भी नहीं भरना चाहता था, तो पूरा जहाज उनसे ढक गया। लिटिल ब्लैक उन सभी को खा भी नहीं सका, इसलिए सार्थक को उन सभी को समुद्र में फेंकना पड़ा। अचानक सार्थक ने देखा कि लिटिल व्हाइट उसके आसपास बेचैनी से चक्कर लगा रही है। उसके चेहरे के भाव तुरंत थोड़े बदल गए। क्या कोई बात थी? अगले ही पल एक हल्के सुनहरे रंग का प्रेत पलक झपकते ही प्रकट हुआ और एक तंतु तेजी से फैल गया। एक ही झटके में जहाज पर मौजूद अनगिनत तंतु गायब हो गए। यहां तक कि सार्थक के सामने जहाज पर चढ़ने ही वाला एक स्क्विड भी पूरी तरह से खींचकर दूर चला गया। अत्यधिक बल मछली पकड़ने वाली नाव को तेजी से आगे खींच रहा था। सार्थक के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। क्या ये गोल्डन स्क्विड है? सार्थक के चेहरे के भाव बदल गए। मैं तुम्हें सदियों से ढूंढ रहा था और तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिला। अब तुम खुद मेरे दरवाजे पर आ पहुंच गए हो। पुकारें। सुनहरे स्क्विड के शिकार करते समय सार्थक ने उसकी टेंटिकल्स को नजरअंदाज करते हुए पानी में अपना कांटा डाला और 1000 एंटेंगलिंग सिल्क तकनीक का उपयोग करते हुए स्क्विड को बांध लिया, जो उसके साथ पानी में खींच गया था। हवा, लहरों और जलशिरा तकनीक के संयुक्त प्रभाव के कारण सुनहरा स्क्विड शुरू में पानी में हुक के प्रवेश से अनजान था। हालांकि जैसे ही 1000 एंटेंगलिंग सिल्क सक्रिय हुआ, उसने तुरंत स्क्विड पर अपनी पकड़ छोड़ दी और भागने का प्रयास किया। अरे, तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच जाओगे? पलक झपकते ही हजार उलझाने वाले रेशम सिकुड़ गए और एक ही झटके में सुनहरे स्क्विड के तीनों टेंटेकल्स को जकड़ लिया। या पानी के अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। सार्थक ने हैरानी से पूछा, क्या स्क्विड आवाज निकाल सकते हैं? तुम किस तरह के स्क्विड हो? बस पलक झपकते ही सार्थक आगे की ओर खींच गया और लगभग अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी गिरा ही दी। जब सार्थक को होश आया तो उसने पाया कि मछली पकड़ने की 150 मीटर दूर जा गिरी थी। अरे बाप रे, ये तो बहुत तेज था। वजन बढ़ाने में मुश्किल का सामना कर रहे सार्थक ने अपने चारों ओर बहुत सारे टेंटिकल्स होने के कारण दांत पीस लिए और मछली पकड़ने वाली नाव पल भर में गायब हो गई।
फिर वह खुद दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। धड़ाम, सार्थक समुद्र में गिर गया। जैसे ही वह पानी में उतरा, चारों ओर से अनगिनत पंजे उसकी ओर बढ़ गए। मार डालो, लिटिल ब्लैक। ठंडी रोशनी की एक चमक उठी और 5-6 तंतु कट गए। तुरंत ही पानी में पानी की एक दीवार प्रकट हो गई। जल नियंत्रण तकनीक कारगर साबित हुई और दर्जनों तंतु सीधे अवरुद्ध हो गए। इसके बाद सार्थक को गहरे समुद्र में खींच लिया गया। रास्ते में सार्थक की तैराकी ड्रैगन कला तकनीक काफी नहीं थी। उसने एक हाथ से मछली पकड़ने वाली छड़ी को कसकर पकड़ रखा था और साथ ही तरह तरह की विचित्र हरकतें करके विभिन्न टेंटेकल्स को रोकने की कोशिश कर रहा था। एबालोन, शैद, विशाल झींगे और मछलियों के झुंड। अनगिनत समुद्री जीव सामान्य मछली पकड़ने के मैदान की तुलना में कहीं अधिक। हालांकि सामान्य मछली पकड़ने के मैदान में भी समुद्री जीवन की कमी नहीं है, लेकिन ये जगह इतनी घनी आबादी वाली नहीं है। फिर भी तेज हवाओं और लहरों के बावजूद ये जगह पानी के भीतर एक ऐसा अराजक दृश्य प्रस्तुत करती है। लेकिन सार्थक पीछे हटने वाला नहीं था। वह अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज को छोड़ना नहीं चाहता था। गो वेन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसने कांटे को सुनहरे स्क्विड के शरीर में गहराई तक धंसा दिया। सार्थक ने तेजी से रस्सी खींची, लेकिन अंततः वह खुद सुनहरे स्क्विड की ओर खींचा चला गया। पुकारें, सार्थक ने दांत पीसते हुए कहा, बहुत तेज, ये चीज बहुत तेजी से चल रही है। उसके आसपास की मछलियां उसका पीछा नहीं कर पाईं। कुछ स्क्विड की सूंडें अभी पूरी तरह फैली ही थी कि वह पहले ही 20 मीटर दूर जा चुका था। ये स्क्विड आखिर है क्या? ये इतनी तेज कैसे दौड़ता है? कुछ ही देर में सार्थक को पता नहीं चला कि दाव कहाँ चला गया। उसे पानी के नीचे केवल एक विशाल मूंगे की चट्टान दिखाई दी, जिस पर स्क्विड उसे घसीटते हुए मूंगे से टकरा रहा था। टकराना, बैंग बैंग, चारों ओर रेत और धूल उड़ने लगी। मूंगे चकनाचूर हो गए और सार्थक को खुद भी अंदाजा नहीं था कि दाव ने कितने मूंगे नष्ट कर दिए थे। अब क्रोध से भरकर उसने और भी अधिक बल से अपनी मछली पकड़ने की डोर खींची। कुछ ही देर में उसे 10 मीटर से अधिक दूरी पर सुनहरा स्क्विड दिखाई दिया। वह लगभग 3 मीटर लंबा था और इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि उसके पीछे पानी की लकीरें चाकू की तरह लग रही थीं। लेकिन सार्थक को आंकड़ों की एक ऐसी श्रृंखला दिखाई दी जिससे वह बेहद खुश हुआ। नाम स्वर्ण चोर। परिचय, लाइटनिंग स्क्विड के विकास और उत्परिवर्तन से उत्पन्न ये जीव चूहे की तरह डरपोक है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से तेज है। इसके शरीर के अंदर एक हड्डी होती है जिसका उपयोग आध्यात्मिक कलाकृतियां बनाने के लिए किया जा सकता है। रैंक स्तर 23। गुणवत्ता असाधारण। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 468 अंक। उपभोग के प्रभाव, इस वस्तु का सेवन करने से उपयोगकर्ता को गति की क्षमता प्राप्त होगी। संग्रहणीय वस्तु, चोर की हड्डी। अवशोषक। सार्थक का चेहरा मुस्कान से खिल उठा। एक विचित्र प्राणी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना अद्भुत था। अगर यह स्वयं उसके पास न आता तो वह सचमुच इसे पकड़ नहीं पाता। फुफकार। जैसे ही सार्थक हंस रहा था, उसके सामने एक आवाज आई, जिसके बाद काली स्याही का एक बड़ा धब्बा दिखाई दिया। बकवास। स्क्विड, जिसे कटलफिश भी कहा जाता है, के शरीर के अंदर एक स्याही की थैली होती है। आमतौर पर खतरा महसूस होने पर वे अपनी स्याही की थैली छोड़ देते हैं। ठीक उसी क्षण सार्थक काले रंग की स्याही के उस सैलाब में सिर के बल कूद पड़ा। उसी क्षण सार्थक को मतली महसूस हुई, उसका दिमाग सुन्न हो गया और उसे चक्कर आने लगे। विषाक्त, लकवाग्रस्त प्रभाव। सार्थक को ऐसा लग रहा था मानो उसका दिमाग फट जाएगा। हालांकि उसने पहले भी विषैला फल खाया था, लेकिन यह उतना विषैला नहीं था, या यूं कहें कि यह आंशिक रूप से ही विषैला था, इसलिए वह इसका पूरी तरह से विरोध नहीं कर सका। सौभाग्य से मेरे शरीर पर सुन्नपन का असर कम हो रहा है, लेकिन मतली काफी देर तक बनी रहती है। ईया। सामने मौजूद सुनहरे रंग का स्क्विड बेचैन हो रहा था, मानो सोच रहा हो कि वह इस चीज से छुटकारा क्यों नहीं पा रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी की तलवार। पुकारें। पानी में एक तेज ठंडी रोशनी चमकी, जिसने पल भर में सुनहरे स्क्विड के शरीर को भेद दिया। टकराना। सुनहरा स्क्विड सीधे मूंगे के ढेर से टकरा गया। सार्थक ने अपनी तलवार म्यान में डाली और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। ठीक उसी क्षण उस जीव को अपने तंतुओं का इस्तेमाल करना याद आया। पफ। सार्थक द्वारा उसकी एक तंतु काट दिए जाने के बाद सुनहरे स्क्विड ने दर्द से चीख मारी, लेकिन किसी तरह दौड़ते रहने की ताकत जुटा ली। लेकिन अब भागना इतना आसान नहीं है। 100 सांसों के बाद सार्थक ने सुनहरे स्क्विड के 10 में से 7 टेंटिकल्स काट दिए थे। केवल वे 3 बचे थे जो मछली पकड़ने के कांटे में फंसे हुए थे। सार्थक विशालकाय स्क्विड के सामने खड़ा था। भागो, भागते रहो,
भागो, क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे निपटा नहीं जा सकता? राक्षस को वश में करो। सुनहरे स्क्विड, जिसके पहले ही 7 तंतु काट दिए गए थे, पर सार्थक ने फिर से हमला किया। अत्यंत कमजोर हो चुका वह स्क्विड दानव शोधन पात्र में आसानी से वश में हो गया। सार्थक संतुष्ट भाव से सतह पर तैर गया, उसके पास आगे सोचने का समय नहीं था। द्वितीय स्तर का मत्स्य पालन क्षेत्र समुद्री जीवों से भरा हुआ था। उसने एक भयंकर दिखने वाली ड्रैगनहेड मछली को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। टकराना। सार्थक ने खेत चिन्ह को पकड़े हुए एक ही प्रहार में ड्रैगनहेड मछली को मार डाला और बिना रुके अपनी चढ़ाई जारी रखी। रास्ते में सार्थक का सामना ड्रैगनहेड मछली और मानव चेहरे वाले केकड़े से हुआ। ये यात्रा खतरों से भरी थी, लेकिन जब वह लगभग मानव चेहरे वाले केकड़े के हाथों मौत के मुंह से बच निकला तो वह बाल बाल बच गया। एक पल के लिए उसे भ्रम हुआ। अनगिनत तंतु उसे घेरे हुए थे, इतने घने और सघन कि वह उन्हें गिन भी नहीं सका। अगर लिटिल ब्लैक ने मानव चेहरे वाले केकड़े पर हमला न किया होता तो सार्थक शायद कुछ और समय तक पानी में फंसा रहता। फुफकार। समुद्र में एक सफेद मछली पकड़ने वाली नाव दिखाई दी। सार्थक हौंफते हुए नाव पर लेट गया। अजीबोगरीब जीवों को पकड़ना वाकई मुश्किल था, दुर्लभ जीवों को पकड़ने से कहीं ज्यादा। अध्याय 182। प्रत्येक के पास दैवीय क्षमता है। सार्थक को मछली पकड़ने वाली नाव पर लेटे हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसे नाव के नीचे हलचल महसूस हुई। कहने की जरूरत नहीं, ये निश्चित रूप से वही बदमाश स्क्विड थे। लिटिल ब्लैक, मुझे काट लो। अरे रुकिए, मुझे लगता है मैं श्रिम्प राइजेस टू हेवन के बारे में भूल ही गया था। लेकिन तभी सार्थक की बांह पर एक धुंधली सी छवि कौंधी और वह बेवकूफ श्रिम्प राइजेस टू हेवन प्रकट हुआ। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने जहाज के किनारे से एक टेंटेकल को बाहर निकलते देखा। बिना किसी झिझक के श्रिम्प राइजेस टू हेवन ने अपने दोनों पंजों को टेंटेकल पर फंसा लिया और अपनी सूर्य टैंड्रिल जैसी हरकत शुरू कर दी। तुम जहाज की ठीक से रखवाली करो, वरना मैं तुम्हें पकाकर झींगा मछली की तरह खा जाऊंगा। अब सार्थक समझ गया था कि दाव ने इस बात को जानबूझकर क्यों भुला दिया था। लड़ाई के लिए इसे अपने वश में रखने से वह एक शीर्ष स्तर का योद्धा बन गया था, लेकिन इसे मुक्त करना निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। और सच में, जैसे ही यह प्रकट हुआ, ये स्क्विड के टेंटिकल्स से लड़ने लगा। पानी के अंदर वह जीव, चाहे वह दाव स्क्विड हो या कोई और स्क्विड, शायद इस समय पूरी तरह से हैरान होगा। आखिर मेरे टेंटिकल्स को क्या हुआ? क्रोधवश अचानक उसके 5-6 तंतु निकल आए। श्रिम्प राइजेस टू हेवन कुछ देर के लिए रुक गया, मानो थोड़ा घबरा गया हो। पूंछ के एक झटके से उसके 4-5 तंतु टूटकर डेक पर गिर पड़े। सार्थक केबिन से टिककर खड़ा हो गया और श्रिम्प राइजेस टू हेवन से चिल्लाकर बोला, लड़ाई बंद करो। टेंटिकल्स फिर से इधर आ रहे हैं। कितना समय बीत चुका है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन सार्थक कभी कभी अपनी तलवार लहराता है। श्रिम्प राइज टू हेवन शायद बहुत लंबे समय तक दूर रहने के कारण बेहद उत्साहित है और पूरे जहाज पर दौड़ रहा है। हालांकि उसकी तंतुओं में कमजोरी नहीं है, फिर भी श्रिम्प राइज टू हेवन एक पौराणिक जीव है, और भले ही वह पूरी तरह से विकसित न हुआ हो, फिर भी एक साधारण स्क्विड उसका सामना नहीं कर सकता। अब तक सार्थक की सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। उसने इन तंतुओं को फिश ड्रैगन गैंग के बारबेक्यू स्टॉल पर ले जाने का फैसला किया। इतनी सारी तंतुओं से शायद अच्छी कीमत मिल जाएगी। आधी रात के आसपास, भोर होने से लगभग 2 घंटे पहले, सार्थक ने एक बड़ी मछली को पानी से छपछपाते हुए बाहर निकलते देखा। ये कई दसियों मीटर लंबी थी। सार्थक दंग रह गया। ये क्या था? दूसरी श्रेणी का मछली पकड़ने का स्थान। इतनी बड़ी व्हेल यहाँ कैसे हो सकती है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन तभी बड़ी मछली सीधे सार्थक की मछली पकड़ने वाली नाव की ओर तैरने लगी। सार्थक अचंभित रह गया और उसने तुरंत नाव को दूर ले जाने की कोशिश की। गर्जन। एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो किसी ड्रैगन की चीख जैसी थी। सार्थक मुड़ा। ड्रैगन की चीख। ग्रेट जिया ड्रैगन फिश। उसने आज तक केवल एक ही बड़ी मछली देखी है जो ऐसी आवाज निकालती है, और वह है रचित में पाए जाने वाली ग्रेट जिया ड्रैगन फिश। कुछ ही देर बाद सार्थक ने रचित को विशाल जिया ड्रैगन मछली की पीठ पर बैठे हुए अपने नन्हे पैरों से पानी में लात मारते हुए देखा। विशाल जिया ड्रैगन मछली को देखते ही सभी स्क्विड उससे दूर रहने लगे, जिससे रचित एक बेफिक्र व्हेल लड़की की तरह पानी में लात मारती हुई प्रतीत हो रही थी। उस समय रचित उसे हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था। रचित जैसे ही मछली पकड़ने वाली नाव पर कूदा, उसने देखा कि श्रिम्प राइजेस टू हेवन इधर उधर भाग रहा है और उसकी पूंछ बेतहाशा हिल रही है।
नाव पूरी तरह से उसकी तंतुओं से ढकी हुई थी, जिन्हें सार्थक को समेटने का भी समय नहीं मिला था। रचित तुरंत जमीन पर बैठ गया। भगवान का शुक्र है, तुम्हारी नाव मजबूत है। सार्थक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी नाव कहाँ है? रचित ने अपने बगल में मौजूद तंतुओं पर नजर डाली। ये डूब गया है। सार्थक, ये द्वितीय स्तर का मछली पकड़ने का स्थान हमेशा ऐसा नहीं रह सकता, है ना? मैंने सुना है कि दूसरे लोग इस द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के स्थान पर कई दिनों तक रहते हैं। हमारे पहुंचते ही इतनी सारी स्क्विड कैसे दिखाई देने लगी? रचित, कौन जाने, शायद ये महज बदकिस्मती है। मछली पकड़ने के इलाके में कुछ भी हो सकता है। अगर हम समय रहते हवाई जहाज में सवार हो गए तो सब ठीक है। हम मछली पकड़ने वाली नाव को मिश्रित क्षेत्र में ले जाकर इससे बच सकते हैं। सार्थक, तो फिर तुम क्यों नहीं जाते? रचित, चुनौतियां ही विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। उफ, छोड़ो, क्या आपके पास बारबेक्यू है? मुझे भूख लगी है। सार्थक ने समुद्री शंख से बारबेक्यू की कुछ सीखें निकाली और उन्हें रचित को सौंप दिया। सार्थक मन ही मन मुस्कुराया। तुमने इसे इतना चुनौती दी कि नाव ही नष्ट हो गई। लेकिन यह विशाल ज़िया ड्रैगन मछली सचमुच अद्भुत है, कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। रचित ने लहसुन वाले झींगे का एक स्वादिष्ट टुकड़ा खाया और बोला, हम स्वादिष्ट। वैसे आप यहाँ कैसे पहुंचे? मुझे याद है आप दक्षिण या पश्चिम की ओर जा रहे थे। मेरी ही दिशा में तो नहीं जा रहे थे ना? सार्थक ने गुनगुनाते हुए जवाब दिया, समुद्र में बहते बहते मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ बहकर आ गया हूँ? उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं था कि सार्थक को किसी विचित्र प्राणी को पकड़ने के बारे में कुछ छिपाने की जरूरत महसूस हुई। असल मुद्दा ये था कि गोल्डन स्नेच इस समय दानव शोधन पात्र में पड़ा था और वह उसे अभी नहीं निकाल सकता था। रचित ने श्रिम्प राइजेस टू हेवन की ओर देखा और दांव पर टिप्पणी करते हुए कहा, तुम्हारा मेंटिस श्रिम्प काफी अच्छा है। इसके जहाज की रखवाली करने से तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सार्थक ने मुस्कुराते हुए दाव से पूछा, क्या आपने कभी किसी अनुबंधित आत्मा मछली को पकड़ने के बारे में सोचा है? रचित ने उदासीनता से सिर हिलाया, मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। दुर्लभ मछलियां बेकार हैं और विदेशी मछलियों को पकड़ना लगभग नामुमकिन है। मैं तो द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में एक मछली पकड़ने की सोच रहा था। सार्थक ने सिर हिलाया, ये सच था। पांचों में से केवल उसी के पास अनुबंधित आत्मा पशु था। सार्थक स्वयं जानता था कि दाव यानी स्वर्ग में जाने वाला झींगा और वह किसी अनुबंध से बंधे नहीं थे, लेकिन बाकी लोग नहीं जानते थे। रचित और बाकी लोगों के पास दाव नहीं था, वे शायद सभी एक शक्तिशाली अनुबंधित आत्मा पशु को पकड़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रचित ने अचानक कहा, क्या हम शियाओ कुआंकुन को ढूंढने चले? सार्थक, जियाओबाई और शांतनु कहाँ हैं? रचित, शियाओबाई नियंत्रक है। ये स्क्विड उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शांतनु के पास एक खूंखार शार्क है, इसलिए अगर मछली पकड़ने वाली नाव डूब भी जाए तो वह एक विशाल सफेद शार्क पर सवार होकर मेरी तरह समुद्र में घूम सकता है। श्याओ कुआंकुंग अलग है, उसका मूल क्यूई क्लैम तैर नहीं सकता। सार्थक ने सिर हिलाया। रचित से मिलने के बाद जल नस संवर्धन पुस्तिका देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सार्थक को लगा कि उसने अपने आत्मिक जीव पर शोध लगभग पूरा कर लिया है। जहां तक बूढ़े बाई की मछली पकड़ने के असली अर्थ को खोजने की बात है, तो उसने वास्तव में उसे अभी तक नहीं पाया था। आप यूं ही मछली पकड़ने का कांटा समुद्र में फेंककर अंधाधुंध मछली नहीं पकड़ सकते, है ना? रिंकू बहुत परेशान था। उसने ऐसा क्या किया था कि उसे ये सब सहना पड़ रहा था? क्या ये स्क्विड पागल थे? इतने विशाल महासागर में क्यों नहीं रह सकते थे और जहाज पर चढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे थे? अंधकार में एक चमत्कारिक दृश्य प्रकट हुआ। रिंकू की मछली पकड़ने वाली नाव के चारों ओर हथियार हवा में तैरने लगे। समूह युद्ध के लिहाज से कवच स्वामी युद्ध आत्मा स्वामी से भी आगे था, क्योंकि कई तलवारें और लट्ठे एक साथ नाच रहे थे और टेंटिकल्स हवा में उड़ रहे थे। जब तक सार्थक वहां पहुंचा, रिंकू के पैरों के नीचे पड़ी मछली पकड़ने वाली नाव में जगह जगह छेद हो चुके थे। ये छेद स्क्विड द्वारा फाड़े नहीं गए थे, बल्कि उसके अपने ही हथियार से हुए थे। सार्थक की मछली पकड़ने वाली नाव को देखते ही रिंकू ने तुरंत उसका अभिवादन किया। अरे सार्थक, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। आओ और मेरी मदद करो। कुछ मिनट बाद तीनों आदमी सार्थक की मछली पकड़ने वाली नाव पर बारबेक्यू कर रहे थे। रिंकू की मछली पकड़ने वाली नाव में रिसाव शुरू हो गया था और वह अब आधी डूबी हुई थी। रिंकू बुदबुदाए, हमारी मछली पकड़ने वाली नाव इतनी जर्जर क्यों है?
नहीं, हमें समुद्र तल से कुछ लकड़ी खोदकर निकालने और अपनी खुद की मछली पकड़ने वाली नाव बनाने का तरीका ढूंढना होगा। एक रात बीत गई। 5 लोगों वाली मछली पकड़ने वाली नावों में से 3 डूब गईं। भोर होने के कुछ ही समय बाद शांतनु एक शार्क पर सवार होकर लौट आया। फिर आधे घंटे से भी कम समय बाद श्याम वापस आ गया। श्याम की मछली पकड़ने वाली नाव लगभग पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह सार्थक की मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार हुई और उन चारों को वहां देखकर दाव से पूछे बिना नहीं रह सकी, तुम कब वापस आए? शांतनु, मछली पकड़ने वाली नाव चली गई थी, लेकिन वापस आ गई। वह नाव इतनी कमजोर थी कि मैं उन कमीने स्क्विडों के कारण लगभग डूबने ही वाला था। श्याम, कल रात की घटना कुछ अलग थी, लेकिन अब वही एक मछली पकड़ने वाली नाव बची है, तो क्यों न हम साथ चलें? सार्थक ने दाव से कहा, क्यों न हम इधर उधर भागना बंद करें और पहले इस बात पर चर्चा करें कि सोल बीस्ट पर सभी का शोध कैसा चल रहा है। रिंकू बुदबुदाए, मैं क्या करूं? मेरा ओरिजिन ची क्लैम आध्यात्मिक ची को तेजी से सोख सकता है। इसकी रक्षात्मक क्षमताएं बेहद मजबूत हैं। लेकिन कल मुझे पता चला कि यह रंग बदल सकता है, ये स्क्विड के रंग जैसा हो सकता है। शांतनु अवाक रह गया, कई जीव ऐसे हैं जो रंग बदल सकते हैं। इस समुद्र में कम से कम 8 या 10,000 प्रकार के जीव हैं जो रंग बदल सकते हैं, शायद 10,000 भी। ये किस प्रकार की क्षमता है? श्याम, नहीं, ये भी एक क्षमता है। कम से कम ये साबित करता है कि मानसिक शक्ति से भरपूर ओरिजिन क्यू क्लैम में भेस बदलने की क्षमता है। मेरा नीला मांसाहारी फूल एक क्षेत्र में लकवाग्रस्त करने वाला विष छोड़ सकता है। इसी विष के कारण मैं कल रात बाल बच गया। रचित, ऐसा लगता है कि सभी को सोल बीस्ट के बारे में एक नई समझ मिल गई है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, रचित अपनी जगह से गायब हो गया और जहाज के अगले हिस्से में फिर से प्रकट हो गया। हे भगवान, ये किस तरह की शक्ति है? सार्थक और बाकी सब लोग दंग रह गए। वह गति अविश्वसनीय थी। क्या वह कोई परछाई थी? वह गति अकल्पनीय थी। पलक झपकते ही वह गायब हो गया। रचित, शैडो श्रिम्प की खास क्षमता यह है कि यह 100 मीटर के दायरे में किसी भी स्थान पर तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता है। सब लोग। शांतनु ने अचानक पानी में मौजूद विशाल सफेद शार्क की ओर इशारा करते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहा, इसे देखो और फिर खुद को देखो। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। तुम इतने बड़े तो हो, पर बिल्कुल बेकार हो। कुछ देर तक बड़बड़ाने के बाद शांतनु ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं कुछ निम्न स्तर के जीवों को नियंत्रित कर सकता हूं और मानसिक ऊर्जा के एक अंश का उपयोग करके उन्हें अपने वश में कर सकता हूं। लेकिन दुर्लभ जीवों को नियंत्रित करना बहुत कठिन है और इसमें विफलता की संभावना बहुत अधिक है। सब लोग। सार्थक चौंक गया, तो तुम मछली में बदल सकते हो? शांतनु ने दाव की व्याख्या करते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं मछली बन जाता हूं, मैं अभी भी वही हूं, लेकिन मैं एक मछली को नियंत्रित करता हूं। इसलिए मेरे पास एक ही समय में 2 दृष्टिकोण होंगे। सभी लोग अचंभित थे। मछली की दृष्टि होना कैसा होगा? केवल सार्थक ही सोच रहा था, मैं तो पहले ही मछली बन चुका हूं, और मछली की दृष्टि कितनी भयानक होती है। बेशक सार्थक को इस बात पर और भी ज्यादा संदेह था कि क्या इन लोगों ने वाकई सारी जानकारी दे दी है। उदाहरण के लिए, वे रातों रात कैसे टेलीपोर्ट हो सकते थे? क्या ये सब सच था? श्याम, सार्थक, तुम्हारा क्या हाल है? अध्याय 183 ध्वनि संचरण तकनीक। सभी लोग सार्थक को घूर रहे थे। सार्थक ने एक पल सोचा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं आत्मा सागर में प्रवेश कर सकता हूं, है ना? ये क्षमता कुछ ज्यादा ही लगती है। इसलिए सार्थक दाव ने कहा, मेरा छोटा सफेद जीव समुद्र में दुर्लभ जीवों के अलावा अन्य जीवों को भी खोज सकता है, जैसे कि विचित्र जीव। कल रात मैं एक विचित्र जीव का पीछा कर रहा था जब अचानक मेरी मुलाकात रचित से हुई। अजीबोगरीब जीव, सभी एक स्वर में बोले और सार्थक को देखते ही उनकी आंखें चमक उठीं। सार्थक ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ज्यादा उत्साहित मत हो। अगर ये अजीबोगरीब जीव तुम्हें देख लेते हैं तो वे छिप जाएंगे और उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा ये जीव प्रतिक्रिया करने और भागने में बेहद तेज हैं, जिससे इन्हें पकड़ना बहुत कठिन हो जाता है। शांतनु ने उत्साह से कहा, इसे पकड़ने में इतनी मुश्किल क्या है? हम 5 लोग हैं। एक बार जब हम इसे ढूंढ लेंगे तो हम इसे कैसे नहीं पकड़ पाएंगे? रचित कोशिश करने के लिए उत्सुक था। मेरे पास टेलीपोर्ट करने की क्षमता है, मैं ये कर सकता हूं। जैसे ही मैं 100 मीटर के दायरे में आ जाऊं, मैं उसे पकड़ सकता हूं। सार्थक चौंक गया, लगता है बात कुछ और ही है। रचित की क्षमता तो वाकई बहुत भयानक है। टेलीपोर्टेशन, ये तो लगभग भगवान जैसी शक्ति है।
श्याम, मैं अपने आसपास लकवाग्रस्त करने वाले विषाक्त पदार्थ छोड़ सकता हूँ। रिंकू ने हाथ उठाया, मैं कर सकती हूँ। शांतनु ने उपहास उड़ाते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी मूल ऊर्जा की रंग बदलने वाली रोशनी बेकार है। मुझे ही करना होगा। मैं द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में सबसे कमजोर मछली को नियंत्रित कर सकता हूँ, जिससे अवलोकन में मदद मिलेगी। रिंकू, सभी लोग इसमें शामिल हो गए और अचानक सभी की निगाहें एक बार फिर सार्थक की ओर मुड़ गईं। रचित की आंखों में उत्साह की चमक थी। हाँ भाई, हमारा अनुबंधित आत्मा दानव तुम पर भरोसा कर रहा है। सार्थक ने सिहरते हुए कहा, सामान्य रहो। रचित, हम्फ। सार्थक ने दांव पर रूखी हंसी हंसते हुए कहा, क्या हमें तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में जाना चाहिए? क्या दूसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में अनुबंधित आत्मा जानवर की तलाश करना थोड़ा धोखा नहीं होगा? श्याम ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। अनुबंधित आत्मा जानवर अपने स्वामियों के साथ साथ विकसित हो सकते हैं और जरूरी नहीं कि वे तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान के विचित्र जीवों से कमजोर हों। रचित ने बीच में कहा, इस तरह के जीव किसी विशेष मछली पकड़ने के क्षेत्र तक सीमित नहीं है। विचित्र जीव एक स्तर के होते हैं, द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति शायद एक अपवाद मात्र है, या तो इसलिए कि वे तृतीय स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में जाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं, या किसी अन्य कारण से। लेकिन वे द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से सामान्य जीव नहीं हैं। जल्द ही सभी एकमत हो गए और सार्थक की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। सार्थक, ठीक है, मुझे पक्का नहीं पता कि मुझे शियाओबाई मिल पाएगी या नहीं। मैं कोशिश करके देखूंगा। श्याम एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर दांव से बोला, क्या हम इसका नाम बदल सकते हैं? सार्थक ने श्याम की बात अनसुनी करते हुए दांव के सिर पर थपथपाया और कहा, दांव, क्या तुम अभी भी कल वाले सुनहरे चोर जैसे जीव ढूंढ सकते हो? खोजते रहो। लिटिल व्हाइट पानी में कूदा और कुछ देर तक असमंजस में घूमता रहा। अंत में दिशा चुनते समय वह थोड़ा अनिश्चित सा लग रहा था। बाकी लोगों को नहीं पता था कि दाओ शियाओबाई वाकई भरोसेमंद है या नहीं, वे बस इस बात से खुश थे कि उसने आगे बढ़कर नेतृत्व करना शुरू कर दिया था। वे सब आपस में इस बारे में बातें कर रहे थे कि वे किस तरह के विचित्र जीव प्राप्त कर सकते हैं। रिंकू चिल्लाए, मुझे एक कछुआ चाहिए। मुझे एक अनोखा कछुआ चाहिए। इस तरह मेरी रक्षा निश्चित रूप से सार्थक के बराबर होगी। शांतनु ने बड़ी उम्मीद से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे जल्दी कुछ चाहिए, जितना जल्दी हो उतना अच्छा, मुझे परवाह नहीं कि वह क्या है। श्याम, मुझे एक ऐसा कंट्रोलर चाहिए जो हमला और बचाव दोनों कर सके, ताकि वह मेरी कमियों की भरपाई कर सके। रचित, मुझे एक ऐसा हथियार चाहिए जिसकी आक्रमण क्षमता बहुत अधिक हो, कुछ ऐसा जो वास्तव में शक्तिशाली हो। शांतनु अवाक रह गया, अब तुम कमजोर तो नहीं हो। महान मछुआरों में से बहुत कम ही ऐसे हैं जो तुम्हारी कटार को रोक सकते हैं। रचित ने सार्थक की ओर देखा और कहा, नहीं, वह टिक सकता है। मैं उसे भेद दूंगा। सार्थक अवाक रह गया, नहीं, ऐसा लगता है जैसे तुम सोचते हो कि अजीबोगरीब जीव जंतु पहले से ही तुम्हारे लिए उपलब्ध हैं। और तुम, रचित, क्या तुम हर समय मुझे चाकू मारने के बारे में सोचना बंद कर सकते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रचित, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सार्थक, अचानक श्याम ने दाव से कहा, अरे सब लोग चलो टेलीपैथी तकनीक सीखते हैं। सब लोग? श्याम, हमारे आने से पहले शिक्षक ने अनुमान लगाया था कि हम पानी में जाएंगे, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक छोटी सी तरकीब तैयार की थी जिससे हम पानी के अंदर ध्वनि संचारित कर सकें। सार्थक ने आश्चर्य से कहा, क्या ऐसी भी कोई चीज होती है? सार्थक अवाक रह गया, पहले जब हम समुद्र में जाते थे तो या तो अकेले जाते थे या हाथ के इशारों का इस्तेमाल करते थे। क्या अब चीजें इतनी उन्नत हो गई हैं? ये ध्वनि भी संचारित कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं? बाकी लोग भी अचंभित दिख रहे थे, मानो उन्होंने इसके बारे में पहली बार सुना हो। श्याम, मैंने पहले सोचा था कि हम इतनी जल्दी समुद्र में नहीं होंगे, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि यह सिर्फ एक दिन की बात होगी। बोलते बोलते श्याम ने एक जेड स्लिप निकाली और लिखा, ध्वनि संचरण वास्तव में बहुत सरल है, थोड़ा अभ्यास करने से हर कोई इसे सीख सकता है। भीड़ ने कुछ संदेह के साथ जेड स्लिप ले ली और जब उन्होंने तथाकथित टेलीपैथिक जादू देखा तो उनके चेहरे के भाव अजीब हो गए। जब सार्थक को जेड स्लिप मिली तो उसका चेहरा भी उतना ही अजीब था। तथाकथित टेलीपैथी वास्तव में मानसिक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा के संयोजन से उत्पन्न ऊर्जा का उतार चढ़ाव है। आश्चर्यजनक बात यह है कि इसका उपयोग करना सरल है, लेकिन इसकी आवश्यकताएं बहुत उच्च हैं।
कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि मानसिक ऊर्जा क्या है। हालांकि मछुआरे या मछली पकड़ने वाले के लिए टेलीपैथी के माध्यम से ध्वनि संचारित करना लगभग असंभव है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उनकी मानसिक ऊर्जा का स्तर अपर्याप्त है। लेकिन महान मछुआरा अलग था। मानसिक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति के संयोजन का उपयोग करके उसने आसानी से प्रतिद्वंद्वी के मन में कंपन पैदा कर दिया। हालांकि सार्थक को इसके पीछे का सिद्धांत पता नहीं चला, लेकिन उसने इसे आजमाया और रचित पर कई बार हे चिल्लाया। रचित ने सार्थक को थप्पड़ मारा, क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे किस लिए खिला रहे हो? सार्थक अवाक रह गया, क्या ये कोई प्रयोग नहीं है जो मैं कर रहा हूं? रचित, आप सब मुझसे ही अपने प्रयोग क्यों करवाते हैं? मेरे दिमाग में 3 आवाजें हैं। सब लोग। फिर सार्थक के दिमाग में 2 आवाजें सुनाई दी। रिंकू, मैं बारबेक्यू खाना चाहती हूँ। शांतनु, क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? सार्थक का चेहरा गंभीर हो गया। ठीक है, कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत सरल है और ऊर्जा की खपत भी न के बराबर है। लेकिन तभी उन्होंने 5 लोगों को देखा, जिनमें से हर एक के चेहरे पर अजीब भाव थे। ये स्पष्ट नहीं था कि वे आपस में क्या कह रहे थे, लेकिन दृश्य काफी असहज था। सार्थक सोच रहा था कि क्या वह अकेला ही था जिसने कुछ बार हे कहा था। वह सोच रहा था कि बाकी लोग किस बारे में बात कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे शांतनु ने पूछा था। सार्थक ने अचानक शांतनु की ओर देखा और बोला, फर्स्ट अकेडमी की हूँ केरिन के साथ तुमने क्या किया? मैंने सुना है कि तुमने उस युवती को एक रात के लिए अगवा कर लिया था। शांतनु, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सुना है कि तुमने अमृता का अपहरण कर लिया है। तुमने क्या किया? सार्थक, मैंने अमृता से बस कुछ ही शब्द कहे। तुम रात को घर नहीं आए। शांतनु, मैं तुम्हें बता दूं, एक ही समय में दोनों फायदे उठाने की कोशिश मत करो, वरना हम भाई नहीं रहेंगे। सार्थक और शांतनु ने एक दूसरे को ऐसे देखा मानो वे प्यार भरे शब्दों का आदान प्रदान कर रहे हों। रचित, क्या तुम दोनों चुप कर बातें कर रहे हो? किस बारे में बात कर रहे हो? सार्थक ने उपहास उड़ाते हुए कहा, नहीं, मुझे उससे क्या बात करनी होगी? अगर मुझे बात करनी ही होगी तो मैं तुमसे ही बात करूंगा। शांतनु ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मैं नहीं कर सकता, मैं तो बस दिवास्वप्न देख रहा था। ... लिटिल व्हाइट ने 1 घंटे से अधिक समय तक तैरकर लगभग 1000 मील की दूरी तय की। इस दौरान सार्थक को उन चारों लोगों से लगातार टेलीपैथिक संदेश मिलते रहे, जिनमें तरह तरह के विचित्र प्रश्न पूछे गए थे। अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे इस बारे में बड़ी दिलचस्पी से बातचीत कर रहे थे, जो कि फोन करने से भी ज्यादा सुविधाजनक था। अचानक शियाओबाई रुक गया। सार्थक ने दाव से चिल्लाकर कहा, बातें करना बंद करो, हमें मिल गया है। सभी लोग उत्साहित हो गए और नाव से अपना सिर बाहर निकालने लगे। सार्थक, आप सीधे अपना कांटा नहीं फेंक सकते। कल मैंने इसी तरह एक सोने के चोर को भगाया था। शांतनु, जल्दी मत करो, मैं कर लूंगा। मैं 3 मीटर दूर कांटा डालूंगा और एक छोटी मछली पकड़ लूंगा। श्याम ने तुरंत अपना कांटा फेंका और 10 सांसों के बाद एक पीली कैटफिश पकड़ी गई। आम कैटफिश की तरह पीली कैटफिश भी द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक आम मछली है। इसका नाम इसकी बेहद सख्त हड्डियों के कारण पड़ा है, जिनका उपयोग हथियार बनाने में किया जा सकता है। शांतनु के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और उसकी आंखें भावहीन हो गईं। अगले ही पल पीली मछली फड़फड़ाई और उसकी दोनों आंखें सार्थक और बाकी लोगों को घूरने लगीं। शांतनु ने चिदाव का एक घूंट लिया, कितना बदसूरत है। ठीक है, इसे नीचे फेंक दो। सब लोग। सार्थक, हे। कुछ ही क्षण बाद जब सभी लोग तनाव और उत्साह से भरे हुए थे, तभी अचानक शांतनु ने कहा, यह एक कछुआ है, चांदी का। अरे नहीं, इसके शरीर में अनगिनत चाकू धंसे हुए हैं। रिंकू ने तुरंत अपनी जांघ पर हाथ मारा, मेरा। हा, पहला वाला मेरा है। समूह को इस बात से निराशा नहीं हुई कि पहला विचित्र प्राणी रिंकू था, बल्कि वे और भी अधिक प्रसन्न हुए। अब जब शियाओबाई ने उसे ढूंढ ही लिया था, तो बाकी प्राणियों की खोज शुरू करने में बस कुछ ही समय बाकी था। अध्याय 184, विचित्र प्राणियों का आतंक। ये पता चलने पर कि यह एक कछुआ है, जासूसी का उद्देश्य पूरा हो गया। सार्थक ने तुरंत कहा, अपनी पीली क्रोकर की हड्डियों को अपने से दूर रखो, उन्हें एक दूरी पर रखो। श्याम, पानी के अंदर कितनी गहराई है? शांतनु, लगभग 200 मीटर पानी के नीचे, एक प्रवाल भित्ति के बीच में एक चट्टानी चबूतरे पर लेटा हुआ। श्याम, मैं पहले पानी में जाऊंगा और 100 मीटर के दायरे में लकवाग्रस्त करने वाले विष फैलाऊंगा।
सार्थक, चलिए इस पर और विस्तार से चर्चा करते हैं। हम इस कछुए के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या होगा अगर यह एक अति तेज कछुआ हो और पलक झपकते ही गायब हो जाए? सब लोग अवाक रह गए। इतनी अद्भुत गति वाले ये सारे जीव कहाँ से आ गए? शांतनु, रुको, उस कछुए ने मुझे देख लिया। हे भगवान, वह मुझे दर्जनों मीटर दूर से देख सकता है। मैं अभी तैरकर दूर जा रहा हूँ। श्याम रुका, मुझे नीचे जाना चाहिए या नहीं? ये कछुआ तो काफी चालाक लगता है। सार्थक, क्या पानी पर जहर का छिड़काव करना संभव है? श्याम, नहीं, शायद शांतनु को मेरे साथ नीचे आना चाहिए और मेरी लताएं समुद्र तल से ऊपर की ओर बढ़ेंगी। रचित, नहीं, तुम्हारी लताओं ने आसपास के सभी जीवों को सतर्क कर दिया है, इसलिए बड़े कछुए के सतर्क न होने का कोई कारण नहीं है। रिंकू बेहद चिंतित थी, क्यों न हम सीधे ऊपर जाकर उनसे लड़ें? शांतनु ने सुझाव दिया, यह एक अच्छा विचार लगता है। सबसे बुरी स्थिति में हम उन्हें 5 दिशाओं से घेर सकते हैं। सार्थक ने एक पल सोचा, यह महसूस करते हुए कि उसे खुद कोई अनुभव नहीं है, और दाव को सिर हिलाकर इशारा किया, सुरक्षा के लिए 500 मीटर दूर से आना शुरू करो। शांतनु, दूरी बनाए रखो और नजर रखो। हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा, नहीं तो समुद्र में उन मछलियों और झींगों के जाल में फंस जाना एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। रचित, मैं छुपकर तुम्हारे पास आ सकता हूं और 100 मीटर दूर तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं। अगर वह भागने की कोशिश करे तो मैं वहां टेलीपोर्ट कर सकता हूं। सार्थक, तुम्हारी टेलीपोर्टेशन की कोई सीमा नहीं है। रचित, मुझे सांस लेने के लिए थोड़ा रुकना होगा। सब लोग अवाक रह गए। टेलीपोर्टेशन वैसे भी असामान्य था, लेकिन आपने इसे एक ही सांस में कर दिया। बिना देर किए सभी ने अपने अपने तरीके से 500 मीटर की दौड़ लगाई। श्याम ने लताओं का सहारा लिया, शांतनु ने लहरों का, रचित अदृश्य हो गया, सार्थक हवा में चलने लगा और रिंकू चाकू पर खड़ी हो गई। ... जैसे ही सार्थक पानी में उतरा, मछलियों की एक कतार उसके चारों ओर जमा हो गई। सार्थक ने छोटी काली मछली को उसे काटने और मारने दिया, जबकि वह हमलावर मछलियों से बचने के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करता रहा। सार्थक ने अपनी आवाज रिंकू तक पहुंचाई। सौभाग्य से दूरी बहुत अधिक नहीं थी, और हालांकि संचार थोड़ा रुक रुक कर हो रहा था, फिर भी वह उस तक पहुंचने में सफल रही। सार्थक, क्या हम अभी तक समुद्र की तलहटी में पहुंच गए हैं? रिंकू, हम पहुंच गए हैं, लेकिन राक्षसी मछलियों का एक बड़ा समूह मुझ पर हमला कर रहा है। सार्थक, जल्दी मार डालो। दूसरी ओर रचित ने अपनी आवाज प्रसारित की, अपनी अपनी जगह के लिए तैयार हो जाओ। श्याम, 3 सांसें लेने के बाद दौड़ना शुरू करो। 3, 2, 1, बस। सार्थक स्विमिंग ड्रैगन आर्ट तुरंत सक्रिय हो जाता है। जैसे ही रिंकू ने अपनी तलवारों की बौछार की, आसपास की राक्षसी मछलियां चूर चूर हो गईं। शांतनु ने तुरंत खूंखार शार्क को बुलाया और हमला शुरू कर दिया। श्याम एक समुद्री चुड़ैल की तरह थी, जो सैकड़ों लताओं के सहारे तेजी से आगे बढ़ रही थी। सार्थक ने अभी अभी लगभग 200 मीटर ही तैरा था, जबकि बाकी लोग मुश्किल से 300 मीटर ही तैर पाए थे। अचानक रचित ने एक संदेश भेजा, लिटिल व्हाइट, तुम्हारी दिशा। इसने तुम्हें देख लिया है और भाग रहा है। इस क्षण सभी लोग घबरा गए और अपनी पूरी गति से आगे बढ़े। उन्होंने अपने सभी युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर राक्षसी मछली को मार डाला। श्याम ने आश्चर्य से कहा, दाव बहुत तेज है, लगभग मेरी ही गति से। मैंने उसे रोक दिया। सार्थक और उसके साथियों ने कुछ 100 मीटर दूर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह महसूस किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने पानी को टूटी हुई लताओं से भरा हुआ देखा। गर्जन, ड्रैगन का मंत्र। सार्थक हैरान रह गया, रचित ने तो कछुए के खिलाफ भी ग्रेट ज़िया ड्रैगनफिश का इस्तेमाल किया। कुछ ही पलों में मानो वहां एक भयंकर युद्ध छिड़ गया हो। सार्थक ने पानी में न केवल लताएं देखीं, बल्कि अनगिनत तीतर भी देखे। ऐसा लग रहा था मानो इन तीतरों में कोई आत्मा समाये हो, जो पानी को हिला रही थी। श्याम ने घबराकर कहा, जल्दी करो, मैं उन्हें और देर तक रोक नहीं सकता। सार्थक ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया और करीब से देखने पर पाया कि विशाल कछुए के चारों ओर हजारों चाकू घूम रहे थे। श्याम की लताएं लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं। इस समय उसके मुंह के कोने से खून रिस रहा था और वह हमले को रोकने के लिए लगातार नई लताएं उगा रही थी। लिटिल ब्लैक, इसे काट लो। डिंग डिंग डिंग। सार्थक सीधे उसकी ओर दौड़ा, दर्जनों चाकू उसकी ओर उड़ते हुए उस पर झंझना रहे थे, जिससे तेज आवाजें आ रही थीं। तलवारों और भालों की बाढ़। रिंकू घबरा रही थी और उसने 200 मीटर की दूरी से तलवारों की बौछार कर दी।
जब सार्थक बिग टर्टल से 100 मीटर की दूरी पर पहुंची तो उसने देखा कि रचित अनगिनत चाकुओं से घिरी हुई उस पर हमला कर रही थी। ये लगभग 5 मीटर लंबा एक विशाल कछुआ था और सार्थक की आंखों में जानकारी की चमक दौड़ गई। नाम 1000 ब्लेड वाला कछुआ। परिचय। इसमें 1000 ब्लेड हैं जो कछुए के शरीर के बढ़ने के साथ विकसित होते रहते हैं। वर्तमान में प्रत्येक ब्लेड सर्वोच्च श्रेणी का है। घातक हथियार। रैंक स्तर 28। गुणवत्ता असाधारण। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 662 बिंदु। उपभोग के प्रभाव सेवन के बाद क्यूई की एचपी में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है। संग्रहणीय वस्तु कछुए की ब्लेड, कछुए का खोल, कछुए का सींग। अवशोषक। सार्थक, लिटिल व्हाइट, पीछे हट जाओ, मुझे इसे संभालने दो। 1000 ब्लेड वाले कछुए ने सार्थक को स्पष्ट रूप से देख लिया था और उससे उत्पन्न खतरे को भांप लिया था। उसी क्षण सैकड़ों चाकू सार्थक की ओर झपटे। डिंग डिंग डिंग। हिलता हुआ वाटरमार्क। वहां बस इतना ही दिखाई दे रहा था कि एक विशाल सील पानी में धड़ाम से गिर रही थी, जिससे ब्लेड चारों ओर उड़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब आते गए, 1000 ब्लेड टर्टल को एहसास हुआ कि सार्थक एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी है और उसने तुरंत भागने का फैसला किया। लेकिन शांतनु पहले से ही उस दिशा से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सोल स्ट्राइक। उग्र समुद्र की 7 लहरें। इसी बीच रिंकू की तलवारों की बौछार भी उन्माद में आ उठी। समुद्र के पानी में तलवारें भयंकर रूप से टकराईं। टकराना। सार्थक ने तेजी से अपनी मुट्ठी कछुए के खोल पर मारी। कब धातु के जोरदार टकराने की आवाज से पानी में मौजूद हर किसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका सिर फटने वाला हो। 1000 ब्लेड वाला कछुआ चकनाचूर होकर उड़ गया और एक मूंगे की चट्टान को तहस नहस कर दिया। उसके अंदर मौजूद विभिन्न मछलियां, केकड़े और अन्य जीव जंतुओं को भागने का समय भी नहीं मिला और हजारों ब्लेडों ने उन्हें पल भर में टुकड़े टुकड़े कर दिया। सार्थक ये देखकर हैरान रह गया कि 1000 ब्लेड वाला कछुआ उसके द्वारा मारे जाने के बाद भी भागने में सक्षम था। हालांकि उसी क्षण शांतनु का उग्रसागर का 7 गुना दंड आ गया। 7 प्रहार तेजी से किए गए, लेकिन 7वें प्रहार के बाद शांतनु स्वयं पीछे की ओर गिर पड़े। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सार्थक ने एक और मुहर छापी। कब अंततः हजारों ब्लेड बेकाबू होते हुए प्रतीत हुए। कुछ कछुए के खोल में वापस लौट आए, जबकि अन्य विभिन्न स्थानों पर बिखर गए। श्याम की लताएं उड़कर आई और 1000 ब्लेड वाले कछुए को एक विशाल चावल के पकौड़े में बांध दिया। एक पल के बाद मछली पकड़ने वाली नाव पर कुछ लोग देख पर बैठे थे। शांतनु हौंफते हुए बोला, ये कछुआ बहुत शक्तिशाली है। इसने मेरी 7 उग्र समुद्री लहरों को मुझ पर ही वापस उछाल दिया। बल इतना जबरदस्त था कि मैं लगभग अपना नियंत्रण खो बैठा था। रचित, सार्थक, मेरे घावों को ठीक करो। केवल रचित ही नहीं, बल्कि श्याम भी सबसे गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसके शरीर पर कम से कम दर्जनों घाव थे। प्रकाश की 2 किरणें नीचे आईं और रिंकू ने 1000 ब्लेड टर्टल को ऐसे देखा जैसे वह अपने प्रिय प्रेमी को देख रही हो। उसी क्षण उसने एक अजीब सी हंसी हंसी, हे बेबी, मैं यहाँ हूँ। 1000 ब्लेड टर्टल वाटरमार्क देखकर स्तब्ध रह गया। रिंकू ने उसका मांस काटा और अस्पष्ट रूप से कुछ बुदबुदाया। कुछ क्षण बाद 1000 ब्लेड टर्टल धीरे धीरे जागा, पहले छटपटाया और दहाड़ा, फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, कि कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही है। रिंकू जोर से हंसी, हा। 1000 ब्लेड वाला कछुआ, ये बहुत शक्तिशाली है, ये सचमुच बहुत शक्तिशाली है। रिंकू बेहद खुश थी, जबकि बाकी सब ईर्ष्या से देख रहे थे। ये कछुआ वाकई बहुत शक्तिशाली था। 5 के मिलकर भी इसे काबू करना लगभग नामुमकिन था। इसकी असली ताकत निर्विवाद थी। कुछ देर बाद जब 1000 ब्लेड टर्टल ने इस बात को स्वीकार कर लिया, तो श्याम ने लताओं को छोड़ दिया। रिंकू ने उसे पानी में डाल दिया और दाव से बुदबुदाते हुए कहा, जाओ और अपने चाकू वापस ले आओ। एक भी चाकू खोना मत, समझे दाओ। रचित ने उत्साह से कहा, चलो जल्दी करो और अगला ढूंढो। सार्थक ने लिटिल व्हाइट की ओर देखा। लिटिल व्हाइट कुछ देर पानी में तैरती रही, फिर दौड़कर सार्थक के पास आए और उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। रचित, शियाओबाई का क्या मतलब है? सार्थक ने बेबसी से कहा, हमें अभी तक वह नहीं मिला है। शायद हमें किसी दूसरी जगह जाना चाहिए। इस छोटे से इलाके में 2 अजीब प्राणी नहीं होने चाहिए। श्याम ने दाव की बात से सहमति जताते हुए कहा, हाँ, हमने 1000 ब्लेड वाले कछुए के बीच से ही 1000 मील की यात्रा की। शायद अजीबोगरीब जीवों में भी क्षेत्र की भावना होती है। शांतनु, मैं मछली पकड़ने वाली नाव का नियंत्रण अपने हाथ में लेने जा रहा हूँ। क्या कोई मुझे सही दिशा बता सकता है? रचित, दक्षिण की ओर।
अध्याय 185 रहस्यमयी गुफा। ये समूह पूरे 6 दिनों तक समुद्र में भटकता रहा। चौथे दिन शांतनु ने सफलतापूर्वक अपना गति प्रकार का विलक्षण अनुबंधित आत्मा प्राणी स्वर्ण जल रेशम कीट प्राप्त कर लिया। इसकी प्रमुख विशेषता इसकी अविश्वसनीय गति है। ये सामान्य गति नहीं बल्कि स्वर्ण स्निग्ध से भी अधिक गति है। हालांकि इसकी अत्यधिक गति इतनी जबरदस्त हो सकती है कि गति के अलावा इसका कोई अन्य लाभ न हो। बेशक हर किसी को मनचाहा विलक्षण अनुबंधित आत्मा जीव नहीं मिला। श्याम को एक अदृश्यता जेलीफिश मिली। असल में वह इसे रचित को देना चाहती थी, लेकिन रचित ने कहा कि वह अदृश्य हो सकता है और उसे इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए श्याम ने इसे अपने पास रख लिया। एक ऐसा नियंत्रक जो अदृश्य हो सकता है, ये तो वाकई बेहद डरावनी बात है। लड़ाई में आप उसे केवल चीजों को नियंत्रित करते हुए देख सकते हैं, लेकिन उसे ढूंढ नहीं सकते। क्या ये डरावना नहीं है? रचित इतना भाग्यशाली नहीं रहा है, उसे अभी तक कोई उपयुक्त विचित्र जीव नहीं मिला है। रचित ने लिटिल व्हाइट दाव को ऊपर उठाते हुए कहा, लिटिल व्हाइट, मेरे लिए भी एक ढूंढना होगा। तुमने सबके लिए ढूंढ लिया है, मुझे मत भूलना। जल्दी से आना। शियाओबाई ने रचित को चूमा। रचित खिलखिलाकर हंसा, ओह तुम तो बहुत प्यारे हो। जब तुम्हें मेरा अजीबोगरीब अनुबंधित आत्मा जानवर मिल जाएगा तो मैं तुम्हें एक चुंबन दूंगा। सार्थक अवाक रह गया। हाँ, लिटिल व्हाइट मादा है। रचित ने सार्थक को घूरते हुए कहा, अपने काम से मतलब रखो। श्याम ने फिर सुझाव दिया, सार्थक तुम्हें वास्तव में इसका नाम बदल देना चाहिए। सार्थक, इसे लिटिल व्हाइट कहते हैं। श्याम। जब सब लोग मजाक कर रहे थे तभी अचानक शियाओबाई पानी में कूद गया और उत्तर दिशा की ओर तैरने लगा। रचित ने तुरंत शांतनु पर चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो, नाव चलाओ। हमें लिटिल व्हाइट मिल गया है। हमें वह मिल गया है। पिछले कुछ दिनों से टीम ने बिना किसी रुकावट के एक साथ काम किया था। जैसे ही उन्हें वह मिल गया, वे उसे पकड़ सकते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके चेहरे पर मुस्कान थी। शायद पूरे बिहाई शहर में कोई भी उनके जितना भाग्यशाली नहीं था। अनेक विचित्र अनुबंधित आत्मा राक्षस, अगर यह बात फैल गई तो कितने लोग ईर्ष्या से हरे हो जाएंगे। 1 घंटे से अधिक समय बाद समूह एक सुनसान समुद्री क्षेत्र में पहुंचा। रचित अब भी उत्साहित है। श्याम ने दाव की ओर भौहें चढ़ाते हुए कहा, 1 मिनट रुको। ऐसा लगता है कि हम द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के मैदान से बाहर निकल चुके हैं। ये सुनकर सभी लोग तुरंत आसपास जमा हो गए। श्याम ने दाव को नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा, नक्शे के अनुसार हम अभी यहीं थे, द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्र के किनारे पर। लेकिन मछली पकड़ने वाली नाव की गति को देखते हुए हम शायद लगभग 1500 मील आगे निकल गए हैं। इस जगह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिनको बारबेक्यू खा रही थी और उससे दाव की कोई परवाह नहीं थी। अगर हम बाहर निकल भी जाएं तो कोई बात नहीं, हम वैसे भी ज्यादा दूर नहीं हैं। क्या यह नहीं कहा जाता कि द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के मैदान के बाहर का क्षेत्र भी मिश्रित क्षेत्र है? तृतीय स्तर के मछली पकड़ने के मैदान तक केवल टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। श्याम ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये सच है कि द्वितीय स्तर के मत्स्य पालन क्षेत्र के बाहर का इलाका मिश्रित क्षेत्र है। हालांकि द्वितीय स्तर के मत्स्य पालन क्षेत्र के बाहर का यह इलाका अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं गया है। पिछले कुछ दिनों में हम बहुत आगे निकल गए हैं, पूरे 6 दिनों तक। हालांकि हमने कुछ रास्ते बदले, हमारी कुल दिशा दक्षिण की ओर ही रही है। सार्थक ने असमंजस में पूछा, हमने इसे पहले क्यों नहीं देखा? श्याम, मुझे हमेशा लगता था कि हम पूरब की ओर जा रहे हैं, बस थोड़ा सा दक्षिण की ओर। लेकिन मैंने अभी नक्शा देखा और अचानक मुझे एहसास हुआ कि सूर्य की स्थिति गलत है, हम वास्तव में दक्षिण की ओर जा रहे हैं। सार्थक ने दांव पर हंसते हुए कहा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम कितनी दूर तक जा चुके हैं? श्याम का चेहरा गंभीर हो गया, यह शायद 20,000 मील से भी अधिक दूर है। फुफकार। सब लोग चौंककर हौंफने लगे। 20,000 मील? उन्हें तो इसका एहसास भी नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से सब लोग अनुबंधित आत्मा दानव को चुराने में व्यस्त थे। किसने दिशा पर ध्यान दिया? रचित को कोई परवाह नहीं थी। दाव, किसे परवाह है? हमें लिटिल व्हाइट मिल चुका है। क्या हम नीचे नहीं जा रहे? नीचे न जाना असंभव है। शांतनु ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो बस एक मिश्रित क्षेत्र है, इसमें डरने की क्या बात है? सार्थक को कोई आपत्ति नहीं थी, चलो नीचे चलते हैं। अगर हम तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान तक भी पहुंच जाते हैं तो हम पांचों मिलकर उसे भी देख सकते हैं। दूसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान के बगल वाले मिश्रित क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए।
श्याम ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, इसे पकड़ने के बाद हम उसी रास्ते से वापस जाएंगे और प्रधानाचार्य द्वारा बताई गई मछली पकड़ने की विधि का अध्ययन करेंगे। कुछ देर बाद शांतनु ने अपने दूसरे दर्शन में देखा, यह एक झींगा है, लाल रंग का, आधा मीटर लंबा। इस झींगे की पीठ पर पंख है, मुझे लगता है ये बहुत तेज है। रचित, झींगे। वैसे छाया में दिखने वाले झींगे भी झींगे ही होते हैं, और ये लाल झींगे भी शायद बुरे नहीं होंगे। पानी के अंदर घेरा गोलाकार ही रहा। हालांकि अब सभी को अधिक सहायता मिल रही थी। 5 लोग, 6 आत्मा जीव और 4 अनुबंधित आत्मा जीव। कई बार घेराबंदी करने के बाद सभी को पता चला कि वह विचित्र जीव बेहद सतर्क था। पानी के भीतर कोई भी लड़ाई उसे सचेत कर देती थी। चूंकि उन्हें वैसे भी सतर्क होना था, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुलेआम उसका पीछा करने का फैसला किया। एक पल के बाद शांतनु ने अपनी आवाज प्रसारित की, श्याओ कुआंग कुंग, ये तुम्हारी ओर आ रहा है। सावधान रहो, ये झींगा बहुत तेज है और इसमें चकमा देने की उत्कृष्ट क्षमता है। रिंकू की तरफ सिर्फ तलवारों की छायाओं का एक झिलमिलाता सा दृश्य दिखाई दे रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, उनकी चकमा देने की क्षमता कितनी भी मजबूत क्यों न हो, क्या तुम्हें लगता है कि वे उन तलवारों और लपटों की बौछार से बच पाएंगे जिनका सामना मैं और 1000 ब्लेड वाला कछुआ मिलकर कर रहे हैं? रचित ने घबराकर कहा, श्याओ कुआंग कुंग, तुम मरने वाले हो। अगर तुमने मेरे अनुबंधित आत्मा पशु को मार डाला तो क्या होगा? समूह अभी ज्यादा दूर नहीं पहुंचा था कि अचानक उन्होंने पानी में एक झींगा को अजीबोगरीब चाप बनाते हुए देखा। लाल झींगा जहां भी जाता अपने पीछे लाल रंग की लकीर छोड़ जाता। करीब से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक लाल लौ थी, एक ऐसी लौ जो पानी में भी जल सकती थी। लेकिन रिंकू ने अपने ठीक सामने एक झींगा को झिलमिलाते हुए देखा, मानो कोई नाचती हुई परी हो। घनी झाड़ियों के बावजूद वह उनके बीच इधर उधर फुर्ती से दौड़ रहा था और गहरे समुद्री पानी में एक रहस्यमय निशान छोड़ रहा था। रिंकू चिल्लाए, अरे नहीं, मैं इसे रोक नहीं सकती। ये छोटी सी चीज बहुत तेज दौड़ सकती है। रचित अवाक रह गया, तुमने बिना किसी वजह के इतना ज्यादा खाकर इतना मोटा हो गया हो, खाओ खाओ। 5 लोग बेतहाशा उसका पीछा करने लगे, लेकिन सौभाग्य से वह छोटा जीव उतना तेज नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। उसकी असली ताकत तो उसकी चकमा देने की क्षमता में थी। चारों ओर से घिरे होने के बावजूद वह भागने में कामयाब रहा। सौभाग्य से वह छोटा जीव जहां भी गया अपने पीछे लाल लपटों की लकीरें छोड़ गया, जिससे वे उसका पीछा करना नहीं भूले। सार्थक सबसे आगे दौड़ रहा था, उसके हमले कई बार नाकाम रहे। तभी अचानक उसने अपने सामने एक विशाल लंबी खाई देखी जो समुद्र में किसी चट्टान जैसी लग रही थी। ये कुछ हद तक साधारण मछली पकड़ने के मैदान में जहाज के मलबे से बने गड्ढे जैसी थी, जिसमें एक समान संकरा जलदमरु मध्य था, मानो उसे एक ही झटके में चीरकर बनाया गया हो। बस ये खाई उससे कहीं ज्यादा लंबी थी। सार्थक ने अपनी आवाज सुनाई, सावधान रहो, पानी नीचे चला गया है। नीचे बहुत गहरी खाई है, मुझे ठीक से नहीं पता कितनी गहरी है। साथ ही आसपास मछलियां भी कम हैं, झुंड में तैरने वाली मछलियां तो लगभग नहीं बची हैं। सब लोग सावधान रहें। कुछ ही देर बाद सभी लोग खाई में घुस गए और 1 किलोमीटर तक मछलियों का पीछा किया, जहां लगभग कोई मछली नहीं बची थी। श्याम अचानक होश में आया, कुछ तो गड़बड़ है, ये जगह अजीब है। शांतनु ने अपनी आवाज प्रसारित करते हुए कहा, मैं शायद 15 मिनट और रुक सकता हूं। मुझे सांस लेने की जरूरत है। श्याम ने एक बेल फेंकते हुए कहा, इसे काट कर देखो, अंदर एक छेद है। सभी ने श्याम को आश्चर्य से देखा, ये लड़की तो वाकई कमाल की है। इसके पास तो कई तरह के तरकीबें हैं। रिंकू, वहां नीचे एक गड्ढा है और वह उसमें गिर गया। क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए? रचित, उनका पीछा करो, लेकिन सावधान रहना। समूह गुफा में घुस गया। अचानक सार्थक ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा, मानो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही हो। सार्थक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इस गुफा में थोड़ी ज्यादा गर्मी है? श्याम, ये वाकई थोड़ा ऊंचा है, शायद इसीलिए फ्लेम श्रिम्प का विकास हुआ। कुछ ही पलों में सब थम गए। सामने का दृश्य देखकर वे अचंभित रह गए। गुफा के भीतर अनगिनत रंग बिरंगे जीव मंडरा रहे थे। गुफा के पिछले हिस्से में ही 1000 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार के जीव मौजूद थे। हालांकि वे सभी निम्न स्तर के जीव थे, यहाँ तक कि समुद्री एनीमोन भी साधारण ही थे। लाल झींगा के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह गुफा के अंदर इधर उधर भाग रहा था। रचित की आंखें चमक उठी, आखिरकार मैंने तुम्हें जीत लिया, मेरे अनुबंधित आत्मा राक्षस।
श्याम ने अपनी आवाज प्रसारित की, मैं पीछे हटने का रास्ता रोकूंगा, बाकी लोग अपनी चाल चलेंगे, शियाओ चांद टेलीपोर्ट करके उन्हें पकड़ लेगा। यहाँ कुछ गड़बड़ है, चलो इसे जल्दी खत्म करके यहाँ से निकल जाते हैं।